यही हम कवर करेंगे। इसमें मैं आपको काफी कुछ लिखने का मौका दूंगा ताकि, क्योंकि ये नया टॉपिक है और इससे काफी क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। क्या आप लोगों को आवाज आ रही है और क्या मैं प्रोसीड करूं? एक बार इसका कंफर्मेशन ग्रुप पे मैसेज डाल के दे दीजिए। Am I audible to all of you? ओके, अगर थोड़ी थोड़ी वॉइस टूट रही है वीडियो अच्छे से नहीं आ रहा है? अगर ऐसा है तो बताओ, अगर वीडियो नहीं आ रहा है या फिर वीडियो नहीं आ रहा है। वीडियो नहीं आ रहा सर। ओके, स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा मतलब? यस सर। ओके, अब आ गया? यस सर। चलो ठीक है, अब हम शुरू करते हैं डायग्नोस्टिक टेक्निक से। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, क्योंकि नए क्वेश्चन, न्यू जो क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल इसी टॉपिक से आ रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली पहले जो हम डायग्नोस्टिक टेक्निक्स में जो हमारा इंपॉर्टेंट चीज होती थी वो होता था एक्सप्लोरर। ठीक है, और विजुअल एग्जामिनेशन हम करते थे, इसको बोलते हैं विजुअल एंड टेक्टाइल एग्जामिनेशन। ठीक है, लेकिन एक्सप्लोरर की जो टिप है वो काफी शार्प होती है, तो उससे क्या होता है कि अगर इंसिपिएंट केरीज भी होती है, कल मैंने बताया था इंसिपिएंट केरीज का जो सरफेस टेक्सचर है वो कैसा रहेगा, सॉफ्ट, तो रफ और सॉफ्ट। तो जैसे ही ये एक्सप्लोरर की टिप उस पे लगती है तो वहां पे डिचिंग हो सकती है। नहीं वो ठीक है, तो इंसिपिएंट केरीज में ये डिचिंग हो जाती है एक्सप्लोरर यूज करने से, इसलिए ये टेक्निक अब फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, केरीज विजुअल एंड टेक्टाइल एग्जामिनेशन यूज अवॉइड ही करते हैं। क्यों? क्योंकि ये नॉन कैविटेटेड लीजन को भी कैविटेटेड में कन्वर्ट कर देता है। तो और क्या टेक्निक्स हो सकती हैं? रेडियोग्राफी, ये दोनों तो ट्रेडिशनल टेक्निक है, पुरानी टेक्निक है। रेडियोग्राफ में हम प्रॉक्सिमल लीजन्स लेने चेक करने हो तो हम कौन सा रेडियोग्राफ लेंगे? बाइट विंग रेडियोग्राफ। ठीक है, और क्या कर सकते हैं हम? अगर एक क्वेश्चन आता है प्रॉक्सिमल सरफेस पे केरीज है, ठीक है, प्रॉक्सिमल सरफेस पे केरीज है और वो डिटेक्ट नहीं हो रही है, तो आप उसको बेस्ट कैसे इवेलुएट करोगे? बेस्ट तरीका क्या है कि आप डेफिनेटिव डायग्नोसिस बना सको प्रॉक्सिमल सरफेस पे केरीज? देखो, प्रॉक्सिमल सरफेस पे केरीज हो सकता है, केरीज को कम से कम 500 केरीज को रेडियोग्राफ पे अपीयर होने के लिए 500 माइक्रोमीटर का डीमिनरलाइजेशन होना जरूरी है। अगर इससे कम डीमिनरलाइजेशन है तो वो रेडियोग्राफ पे एविडेंट नहीं होगी। तो इसलिए इवन यहाँ पे मान लो केरीज है, शुरू हो चुकी है, लेकिन रेडियोग्राफ पे एविडेंट नहीं हो, ऐसा पॉसिबल है, तो बेस्ट तरीका क्या रहेगा इस ऐसे केस में कि आप ये जो दोनों टूथ है इनके कांटेक्ट को सेपरेट करो। कैसे? बीच में कुछ वेज वगैरह डाल के, कोई सेपरेटर डाल के आपको इन दोनों का कांटेक्ट को तोड़ना है, और फिर जो प्रॉक्सिमल सरफेस है उस, तो इसको बोलते हैं मैकेनिकल सेपरेशन। मैकेनिकल सेपरेशन, मैकेनिकल सेपरेशन करोगे और फिर प्रॉक्सिमल सरफेस पे केरीज को इवेलुएट करोगे। ये बेस्ट तरीका है, डेफिनेटिव तरीका है प्रॉक्सिमल केरीज को डायग्नोस करने का। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है इसलिए मैंने बता दिया आपको यहीं पे। न्यूवर टेक्निक्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक्स हैं जिन पे क्वेश्चन आता है वो है डायग्नोडेंट। वैसे तो ये सारे नाम है, ये याद
याद किया लिख सकते हो, बट सबसे इंपॉर्टेंट जिस पे क्वेश्चन आता है वो है डायग्नोडेंट, ठीक है, QLF, क्वांटिटेटिव लाइट फ्लोरोसेंस, ठीक है। फिर ये ECM, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस मेजरमेंट। एक और टेक्निक है जिसको बोलते हैं AICST, अल्टरनेट इम्पीडेंस करंट स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये हम सब आगे पढ़ेंगे, जस्ट मैं बता रहा हूँ कि ये न्यू टेक्निक्स हैं, इन पे MCQs आ सकते हैं, इसलिए आपको याद रहना चाहिए। पहले होता था फोटाई, अब होता है डाईफोटाई। फोटाई का फुल फॉर्म होता है फाइबर ऑप्टिक ट्रांस इल्यूमिनेशन, डाईफोटाई होता है डिजिटल इमेजिंग ऑफ फाइबर ऑप्टिक ट्रांस इल्यूमिनेशन, ठीक है। ये क्या चीज होती है, कैसी होती है, मैं सब समझाऊंगा, ठीक है। अभी जो सबसे रीसेंट टेक्निक में से एक है वो है ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी, और ये बहुत बेसिकली जो सीटी स्कैन होता है, सीटी स्कैन क्या करता है, एक टूथ के 1000 स्लाइसेस कर देगा, और 1000 स्लाइसेस में से छोटे छोटे स्लाइसेस होंगे, 3D स्लाइसेस होंगे वो। उन स्लाइसेस को जब आप एनालाइज करोगे तो आपको पता चल जाएगा किस सरफेस पे केरीज है। लेकिन सीटी की बुरी बात क्या है, इसका रेडिएशन एक्सपोजर बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो इसी का एक रिफॉर्म्ड वर्जन आया है ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी। इसके अंदर भी मल्टीपल वो हो जाएंगे, स्लाइसेस बन जाएंगे, बट इसमें एक्सपोजर काफी कम रहेगा, ठीक है। तो लेटेस्ट जो टेक्निक है, एक है ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी, वो कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी से भी बेटर है, लेकिन ये अभी सिर्फ रिसर्च में है, अभी क्लिनिकली इसका यूज नहीं होता है, ठीक है। डाइज जो थी वो पुरानी हो चुकी हैं, अब डाइज यूज नहीं होती, क्योंकि कल मैंने बताया था डाइज हमेशा ओवर एस्टिमेशन करती है। कई बार डिमिनरलाइजेशन इतना ज्यादा नहीं होता है कि डाई पेनिट्रेट करे उसके अंदर, तो कई बार अंडर रिपोर्टिंग करती है, कई बार ओवर एस्टिमेशन कर देती है, तो इसलिए डाइज नहीं यूज होती है, ठीक है। अब हम थोड़ा आगे अब मान लो ये क्वेश्चन आता है, which statement is true regarding diagnosis of caries by radiograph, ठीक है। कि अगर हम केरीज को रेडियोग्राफ से डायग्नोस करना है तो हमें बताना है उसकी सेंसिटिविटी कितनी है, कैसी होती है, और स्पेसिफिसिटी कैसी होती है, ठीक है। तो जब भी हम ऑक्लूजल केरीज को डायग्नोस करते हैं, इसमें एक टर्म ऑन आनी चाहिए थी, ऑक्लूजल केरीज, ठीक है। विच स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग डायग्नोसिस ऑफ ऑक्लूजल केरीज बाय रेडियोग्राफ। तो जब हम ऑक्लूजल केरीज को जब हम रेडियोग्राफ से देखते हैं तो हमेशा उसकी स्पेसिफिसिटी तो बहुत अच्छी होती है, गुड स्पेसिफिसिटी, बट सेंसिटिविटी कैसी होगी, मॉडरेट। ये याद कर लो दिमाग के अंदर, इट हैव गुड स्पेसिफिसिटी बट मॉडरेट सेंसिटिविटी। स्पेसिफिसिटी क्या होता है, ट्रू नेगेटिव को पता करता है, और सेंसिटिविटी क्या होता है, ट्रू पॉजिटिव हो रहा है, ठीक है। तो रेडियोग्राफ की अच्छी बात ये है कि ये स्पेसिफिसिटी अच्छी देता है, ट्रू नेगेटिव, जैसे कि डिजीज फ्री लीजन्स को इजीली बता देता है। तो ये स्टेटमेंट दिमाग के अंदर डाल लो कि जब ऑक्लूजल सरफेस का एग्जामिनेशन करना हो तो रेडियोग्राफ हैव मॉडरेट सेंसिटिविटी, मैंने यही बताया ना, मॉडरेट सेंसिटिविटी एंड गुड स्पेसिफिसिटी फॉर डायग्नोसिंग डेंटाइनल लीजन्स। ऑक्लूजल सरफेस पे जब हम रेडियोग्राफ लेंगे तो ये होता है, तो इसका आंसर जाएगा ए। ये मैंने इसलिए बताया, ये एमसीक्यू बन के कभी भी आ सकता है आपके एग्जाम। फिर कुछ इनेमल डाइज होती हैं जो हम यूज कर सकते हैं फॉर डायग्नोसिस ऑफ केरीज। ये आप लिख सकते हैं, प्रोसियन डाइज, कैल्सिन डाइज, फ्लोरोसेंट डाइज सच एज जाइग्लो ZL22 which those are made visible by UV light, brilliant blue dye, modified dye penetration method जिसमें पोटेशियम आयोडाइड वाली डाई यूज की जाती है। तो ये बहुत ही सिंपल सी चीज है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। आपसे हो सकता है सिंपल सा क्वेश्चन आए, विच ऑफ द फॉलोइंग इनेमल डाई इज यूज्ड, तो फिर कुछ अलग अलग डाइज के नाम दे दे, उनमें से किसी एक डाई इनमें से उठा के दे दे, तो आपको जस्ट आइडेंटिफाई करनी कौन सी इनेमल डाई केरीज को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। आप लिख लीजिए इसको, ओके, इसको लिख लीजिए, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ थोड़ा सा।
फिर नेक्स्ट है, समझ में आया ये? समझ में आ रहा है ना? फिर नेक्स्ट है रिसेंट टेक्नोलॉजी करंटली अप्रूव्ड बाय एफडीए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है? अब तक जो मैंने पढ़ाया उसमें इतना ध्यान नहीं भी दिया है तो कोई बात नहीं, इस पे जरूर ध्यान देना। एफडीए ने रिसेंटली 3 टेक्नोलॉजीज को अप्रूव किया है। एक है लेजर इंड्यूस्ड फ्लोरोसेंस, जिसको हम, ये फ्लोरोसेंस है, लेजर इंड्यूस्ड फ्लोरोसेंस, जिसका नाम है डायग्नोडेंट। क्या है? डायग्नोडेंट। दूसरा है लाइट इंड्यूस्ड फ्लोरोसेंस, ठीक है, लाइट इंड्यूस्ड फ्लोरोसेंस। तीसरा है अल्टरनेटिंग करंट इम्पीडेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, जो मैंने बताया था AICST, ठीक है? इनके ब्रांड नेम अभी आएंगे। लेजर इंड्यूस्ड फ्लोरोसेंस है तो इसके अंदर कौन सी लाइट यूज हो रही है? लेजर लाइट यूज हो रही है। तो एक क्वेश्चन तो यही बनता है कि डायग्नोडेंट में कौन सी लाइट यूज होती है, लेजर या विजिबल लाइट? डायग्नोडेंट में लेजर। दूसरी बात आती है कि ये कलर से बताता है या फिर वैल्यू से बताता है। बेसिकली ये वैल्यू से बताता है, 0 to 99 इसकी वैल्यू होती है, ठीक है, वैल्यू देता है। साथ में कलर चेंज भी आ सकता है। और हमेशा याद रखना, रेड इज केरियस, ग्रीन इज नॉर्मल टू द स्ट्रक्चर, ठीक है? ग्रीन नॉर्मल टू द स्ट्रक्चर, रेड इज केरियस टू द स्ट्रक्चर। दूसरा है लाइट इंड्यूस्ड फ्लोरोसेंस। एक आता है कैम एक्स स्पेक्ट्रा, अभी आगे पढ़ाऊंगा। वो होता है लाइट इंड्यूस्ड फ्लोरोसेंस, ठीक है? मतलब बेसिकली क्या कर रहा है, टूथ फ्लोरोस कर रहा है। टूथ के अंदर जब लाइट डाल रहे हैं तो टूथ के अंदर से कोई कलर निकल रहा है, ये इस फिनोमिना बेस्ड है। और ये कलर क्यों होता है? क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर कुछ सर्टेन पोरफायरिन्स होते हैं, ठीक है? वो पोरफायरिन्स क्या करेंगे, लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे और खुद को फ्लोरोसेंस करेंगे। फ्लोरोसेंस बेसिकली एक ऐसा मैकेनिज्म होता है जिसमें लोअर वेवलेंथ की लाइट को, जैसे कि अल्ट्रावायलेट लाइट को एब्जॉर्ब किया जाता है और हायर वेवलेंथ में कन्वर्ट करके उसको एमिट किया जाता है, जिसके कारण उसमें इल्यूमिनेशन आ जाता है। तो ये है फ्लोरोसेंस, ठीक है? थर्ड है अल्टरनेट करंट इम्पीडेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का फ्लोरोसेंस है, ठीक है? इसमें केरीज स्कैन प्रो आता है। क्या आता है? केरीज स्कैन प्रो। अब इन तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे हम यहाँ पे। सबसे पहले डायग्नोडेंट, इस पे एमसीक्यू रिसेंटली आ चुके हैं कई बार। जैसे एक मैंने पूछा कि इसके अंदर कौन सी लाइट यूज होती है, विजिबल लाइट या लेजर लाइट या यूवी लाइट? लेजर लाइट यूज होती है, ठीक है? किस कंपनी ने दिया इसको? कावो कंपनी ने दिया है। कौन सा फ्लोरोसेंस है इसके अंदर? लेजर फ्लोरोसेंस है। वैल्यू कितनी होती है? 0 to 99 होता है, ठीक है? इसमें इसका हम ब्रेक डाउन करके बताएंगे कि कितने से कितने तक क्या सजेस्ट करता है ये, ठीक है? और इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? ये बैक्टीरियल बाई प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनको डिटेक्ट करता है, वो एब्जॉर्ब करते हैं, उसके बाद चेंजेस इन टूथ फ्लोरोसेंस शो होता है, जिसके कारण वो केरीज को बताता है, ठीक है? अब इसकी अच्छी बात क्या है? इसकी अच्छी बात ये है कि ये सेंसिटिव है। इसकी सेंसिटिविटी बाकी टेस्ट से बेटर है, ठीक है? वहीं पे फॉल्स पॉजिटिव डायग्नोसिस के ज्यादा है, इसलिए इसका ड्रॉबैक क्या है कि ये फॉल्स पॉजिटिव ज्यादा देता है, ठीक है? तो अगर कोई ऐसा स्टेटमेंट आए कि फॉल्स पॉजिटिव ऑफ दीज फॉल्स पॉजिटिव ऑफ डायग्नोडेंट आर मोर, तो इस बिल्कुल सही बात है, ये फॉल्स पॉजिटिव ज्यादा देता है, जो कि गलत बात है, ठीक है? फिर मैंने सेकंड बताया था लाइट इंड्यूस्ड फ्लोरोसेंस, जहां पे विजिबल लाइट से फ्लोरोसेंस होता है। उसका नाम क्या है? कैम एक्स स्पेक्ट्रा केरीज डिटेक्शन एड, ठीक है? वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। तो आपसे पूछा जाए कैम एक्स स्पेक्ट्रा में कौन सी लाइट यूज होती है? लेजर लाइट। नहीं, लाइट इंड्यूस, सॉरी, विजिबल लाइट। विजिबल लाइट के लिए क्या है? एलईडीज यूज होती है। ये एलईडी हाई एनर्जी वायलेट या ब्लू लाइट को टूथ के ऊपर डालती हैं, ठीक है? फिर मैंने जैसे बताया था बैक्टीरिया के अंदर क्या होते हैं? पोरफायरिन, ठीक है? वो कैरियोजेनिक बैक्टीरिया के यूनिक होते हैं, वो पोरफायरिन इस लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे और हायर वेवलेंथ में कन्वर्ट कर देंगे, जो कि रेड। तो रेड कलर क्या इंडिकेट करेगा? केरीज, ठीक है? और हेल्दी इनेमल क्या करेगा? ग्रीन। तो ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि लाइट इंड्यूस्ड फ्लोरोसेंस में कि नॉर्मल टूथ किस कलर का अपीयर होगा?
किस अपीयर का क्लियर होगा? ग्रीन। ठीक है, नॉर्मल टूथ किस कलर का अपीयर होगा? ग्रीन। ऊपर से देखो कलर तो चेंज हो ही रहा है, साथ में ये वैल्यू भी दे रहा है, वैल्यू दे रहा है 0 to 5। ठीक है, पोटेंशियल केरीज एक्टिविटी ऑन अ स्केल ऑफ 0 to 5। 0 to 5 जितना ज्यादा नंबर आएगा उतना ही ज्यादा केरीज एक्टिविटी होगी। तो ये बेसिकली क्या कर रहा है? कलर भी चेंज कर रहा है और वैल्यू भी दे रहा है केरीज एक्टिविटी की पोटेंशियल को डिफरेंशिएट करने के लिए। ठीक है, तो ये क्या है? कैम एक्स स्पेक्ट्रा। डायग्रोडेंट की फोटो जरूर देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे पास है, मैं ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है डायग्रोडेंट की फोटो देखे। ठीक है, थर्ड है केरीज स्कैन प्रो। केरीज स्कैन प्रो किस टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है? ACIST। अब एक तो सिंपल सा क्वेश्चन आ जाएगा आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग is based on ACIST प्रिंसिपल, या फिर लाइट इंड्यूस्ड फ्लोरेसेंस, या फिर लेजर इंड्यूस्ड फ्लोरेसेंस। तो जस्ट आपको इतना सा पूछेगा, प्रिंसिपल पे कौन सा है, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा इनमें से कौन सा। ठीक है, पहली चीज। अब कहाँ यूज होता है केरीज स्कैन प्रो? इट इज अ डिवाइस फॉर डिटेक्शन एंड मॉनिटरिंग ऑफ केरीज बाय द एप्लीकेशन एंड एनालिसिस ऑफ ACIST। इस टेक्नोलॉजी का यूज होता है। ठीक है, ये डीमिनरलाइज्ड टूथ स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, और हेल्दी टिश्यू को बताता है। अब इसमें कोई और इसमें कोई खास नहीं, और इसकी भी यही कैपेबिलिटी है कि ये कलर चेंज भी बताएगा। ठीक है, साथ ही साथ में न्यूमेरिकल स्केल भी देगा, ये दोनों चीज करेगा। इसलिए ये इसका नाम है केरी स्कैन प्रो। इसका भी डायग्राम इंपॉर्टेंट है, इसका फोटो देख लेना गूगल पे सर्च करके कि केरी स्कैन प्रो दिखता कैसा है, फिर आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अब ये कहाँ काम आते हैं? जो ये बाहर जब हम केरीज रिस्क असेसमेंट करते हैं, केरीज रिस्क असेसमेंट करते हैं, तो हमारे पास अगर ये ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट है तो हम क्या करेंगे? हर टूथ के ऊपर से एक बार लाइट ही तो मारनी है, उस इंस्ट्रूमेंट से मारेंगे, उसमें एक वैल्यू आ जाएगी। वैल्यू से हमें पता चल जाएगा कि ये हेल्दी टूथ है या फिर ये नॉन हेल्दी टूथ है या फिर डीमिनरलाइज्ड टूथ है या क्या है। तो स्कोरिंग भी आ जाएगी और कलर से भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यहाँ पे केरीज लीजन चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो इस तरीके से केरीज रिस्क असेसमेंट में जब अगर केरीज लीजन को बहुत क्विकली एग्जामिन करना है तो यहाँ पे ये सारे जो इंस्ट्रूमेंट हैं ये काम आते हैं। तो 3 तो हो गए ये जो लेटेस्ट FDA ने अप्रूव किए हैं, लेकिन इनके अलावा भी पहले के बहुत सारे हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस मेजरमेंट, नेक्स्ट टेक्निक कौन सी है? ECM। इसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस मेजरमेंट। इस पे एम्स एसआरशिप में क्वेश्चन आया था। ठीक है, क्या क्वेश्चन आया था? ये क्वेश्चन आया था, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट। गलत स्टेटमेंट बताओ। अब स्टेटमेंट क्या कहते हैं? होता क्या है, इसका प्रिंसिपल समझो पहले क्या है। मान लो ये इनेमल है आपका, इसमें से ये मिनरलाइज स्ट्रक्चर था, इसमें से कुछ मिनरल्स चले गए, तो वहां क्या बच गए? पोर्स। उन पोर्स में जब सलाइवा आ जाता है, ठीक है, तो वो सलाइवा फिल होके क्या करेगा? वहां पे केरी वो करंट को कंडक्टेंस प्रोवाइड करता है और वहां पे करंट फ्लो करने लग जाता है। ठीक है, तो ये ECM इस बेस पे, इस प्रिंसिपल पे बेस्ड है कि साउंड सरफेस शुड पोजेस लिमिटेड और नो कंडक्टिविटी। मतलब जब तक इंटेक्ट इनेमल है उसके अंदर कोई कंडक्टिविटी नहीं होगी। जैसे ही केरियस और डीमिनरलाइज इनेमल होगा, ठीक है, वो उसमें क्या होगा? पोर्स आ जाएंगे, पोर्स के अंदर सलाइवा आ जाएगा, सलाइवा आ जाएगा तो वहां पे कंडक्टिविटी शुरू हो जाएगी। डीमिनरलाइजेशन रिजल्ट्स इन increased porosity, saliva fill these pores and form conductive pathway for electric current। ठीक है, तो डीमिनरलाइज इनेमल से मेजरेबल कंडक्टिविटी आती है, उसके बाद जब वो सलाइवा से फिल हो जाता है तो कंडक्टिव पाथवे और बढ़ जाता है। ये इसका मैकेनिज्म है। अब इन्होंने एक इसी स्टेटमेंट को मान लो ऐसे लिख दे, केरियस और डीमिनरलाइज्ड डेंटिन should have a measurable conductivity that will increase with progressive demineralization। तो डेंटिन नहीं है भैया, याद रखना, ये डेंटिन नहीं है, ये क्या है? इनेमल। इनेमल के डीमिनरलाइजेशन को ये इजीली डिटेक्ट कर लेता है, नॉट डेंटिन। ठीक है,
तो ये जो क्वेश्चन आया था उसमें इन्होंने इस इनेमल की जगह कौन सा वर्ड डाल दिया था, डेंटिन डाल दिया था। तो प्लीज इस चीज को याद रख लेना। किसने दिया था इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस मेजरमेंट? मैगीटॉट ने दिया था 1878 में। दो टाइप के ईसीएम होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस मेजरमेंट दो टाइप के होते हैं, वैनगार्ड इलेक्ट्रॉनिक कैरीज मॉनिटर एंड द कैरीज मीटर। ये दो टाइप के ईसीएम के एग्जांपल है, ये भी आप याद कर लीजिए, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, कैरी स्कैन प्रो वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, ठीक है। तो मैंने अभी बताया था कैरी स्कैन प्रो किस प्रिंसिपल पे काम करता है? अल्टरनेटिंग करंट इम्पीडेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी पे काम करता है। बियर्स लैम्बर्ट लॉ पे कौन काम करता है? अगर आपसे पूछा जाए, पता होना चाहिए। देखो जब भी आप कोई क्वेश्चन को अप्रोच करते हो तो आपको ऐसा नहीं कि सिर्फ आंसर पे ध्यान दिया, बाकी ऑप्शन किस चीज किससे लेके डाले हुए हैं ये भी पता होना चाहिए। बियर लैम्बर्ट लॉ पे कौन करता है? पल्प डायग्नोसिस में पल्स ऑक्सीमीटर जो होता है, ठीक है, पल्स ऑक्सीमीटर वो किस लॉ पे बेस्ड है? लैम्बर्ट बियर लॉ पे, ठीक है। ऐसे ही एक और पल्पल ब्लड फ्लो को डायग्नोस करने के लिए होता है लेजर डॉपलर फ्लोमेट्री, वो किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है? डॉपलर्स प्रिंसिपल पे, ठीक है। फिर उसके बाद लेजर फ्लोरेसेंस पे कौन बेस्ड है? डायग्नोडेंट। और ये क्या होती है? कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड टेक्नोलॉजी, CMOS। ये है रेडियोग्राफ की टेक्निक, डिजिटल रेडियोग्राफ की टेक्निक। डिजिटल रेडियोग्राफ में आपने पढ़ा होगा CCD, चार्ज कपल डिवाइस। चार्ज कपल डिवाइस जो एक क्वेश्चन आता है, बकेट ब्रिगेड फैशन में कौन सा ब्रिगेड, बकेट ब्रिगेड फैशन में कौन सा CC चार्ज कपल डिवाइस वाला रेडियोग्राफ होता है? तो जो हमारा RVG होता है वो शो करता है बकेट ब्रिगेड फैशन में डिजिटल वो इमेजिंग कन्वर्जन। और ये होता है चार्ज, किसका एग्जांपल होता है? चार्ज कपल डिवाइस का। CMOS का बेस्ड कौन सा होता है? फॉस्फोरस फॉस्फोरस प्लेट जो होती है ना डिजिटल रेडियोग्राफ की, वो इस पे बेस्ड होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड टेक्नोलॉजी पे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द डिवाइस। अब यहाँ पे डिवाइस की फोटो नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि आपको इन सब की डिवाइस की फोटो पता होना चाहिए। पल्स ऑक्सीमीटर कैसा दिखता है, EPT कैसा दिखता है, डायग्नोडेंट कैसा दिखता है, एपेक्स लोकेटर कैसा दिखता है, ये सब आपके दिमाग में होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। इन सब की फोटो आपको बुक से देखनी है पहले, क्योंकि बुक से ही फोटो आने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। बुक से नहीं आएंगे तो फिर गूगल से देख लेना, वहां से भी आ सकती है, ठीक है। एग्जाम में इजिली पूछा जाता है। अब मैंने जैसे बताया डायग्नोडेंट की रीडिंग कितनी थी? 0 to 99, ठीक है। अब 0 to 99 में अगर 0 to 14 है तो इसका मतलब नो केरीज। अगर आपकी रीडिंग 0 to 14, अब मैं केरीज असेसमेंट कर रहा हूँ किसी सरफेस पे, तो जीरो, अगर मेरे डायग्नोडेंट में 0 to 14 आ रही है वैल्यू तो इसका मतलब वहां पे कोई केरीज नहीं है। 15 to 20 आ रही है तो हिस्टोलॉजिकल केरीज विद इन इनेमल आ रही है, तो मेरा डायग्नोसिस क्या होगा? हिस्टोलॉजिकल केरीज विद इन इनेमल। 21 to 99 आ रही है तो हिस्टोलॉजिकल केरीज विद इन डेंटिन, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको एग्जाम में नेक्स्ट टाइम 100% चांस है, क्योंकि बाकी सब तो पूछ चुके हैं इसके बारे में। नया कुछ आएगा तो वो इन्हीं वैल्यूज के ऊपर आएगा, ये वैल्यूज के ऊपर अभी तक नहीं पूछा गया एग्जाम, तो ये लिख लीजिएगा, ठीक है। इतना अभी लिखो, फिर मेरे को फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। शैल वी कंटिन्यू? एक बार मैसेज डाल देना ग्रुप पे, अगर सब समझ में आ रहा है, सब कुछ क्लियर है तो मैसेज डाल देना ग्रुप पे। क्लियर है ना? आवाज वगैरह सब क्लियर है? ठीक है। फिर अदर रिसेंट एडवांसेस इन डायग्नोसिस ऑफ, अब ये बाकी रिसेंट नहीं रह गई है, बाकी बस चल रही है। जैसे फोटाई, ये बहुत पुरानी चीज है। फोटाई का काम हर जगह पढ़ोगे आप, क्रैक को भी आइडेंटिफाई करता है ये, ठीक है, कैलकुलस को भी आइडेंटिफाई करता है, और
यहाँ पे केस को भी आइडेंटिफाई कर रहा है। होता क्या है फोटाई, तो इसको समझाने के लिए मेरे को थोड़ा स्पेस चाहिए होगा, तो हम पीछे चलते हैं वापस। तो होता क्या है फोटाई, मान लो ये आपका टूथ स्ट्रक्चर है, ये टूथ स्ट्रक्चर, यहाँ से एक आप प्रोब डालोगे, प्रोब से जाएगी लाइट, ठीक है। तो अगर ये टूथ इंटैक्ट है तो ये लाइट यहाँ से ऐसे पूरी ट्रांसलिमिनेट करके बाहर निकल रही होगी। आप यहाँ से करोगे फोटोग्राफ खींचोगे, ठीक है, फोटोग्राफ खींचोगे। अगर पूरे टूथ और फोटोग्राफ खींच के फिर उसको क्या करोगे, उसको देखोगे, ठीक है, इवेलुएट करोगे फोटोग्राफ को, बाद में इवेलुएट करेंगे। तो जब फोटोग्राफ इवेलुएट करेंगे तो हमें देखना है पूरे टूथ सरफेस अगर इल्यूमिनेट कर रहा है तो इसका मतलब उसमें कोई क्रैक या कोई केरीज नहीं है। लेकिन अगर टूथ टूथ सरफेस पूरा इल्यूमिनेट ना होके क्या हो जाए, हाफ इल्यूमिनेट हो, हाफ पोर्शन तो इल्यूमिनेट हो जाए और हाफ पोर्शन एकदम नॉर्मल रहे, तो इसका मतलब ये है कि बीच में कोई क्रैक है या केरीज है, कुछ चीज ऐसी है जो जो लाइट को पूरा फैलने से रोक रही है, ठीक है। तो फोटोग्राफ से इवेलुएट होता है कि वहां पे कोई क्रैक या केरीज तो नहीं है। तो इस टेक्निक को बोलते हैं फाइबर ऑप्टिक ट्रांस इल्यूमिनेशन। अब यहाँ पे फाइबर ऑप्टिक ट्रांस इल्यूमिनेशन क्यों, क्योंकि प्रोब जो है वो तो है फाइबर ऑप्टिक, और एवेल्युएशन करने के लिए आप फोटोग्राफ ले रहे हो। तो इस अब फोटोग्राफ लेना इज अ कम्बरसम प्रोसेस, तो अब लेटर ऑन उसको क्या कर दिया, डिजिटल में कन्वर्ट कर दिया कि यहाँ से तो लाइट एक उससे आपकी लाइट सोर्स होगा, यहाँ पे आपका एक प्रोब होएगा, एक रिसेप्टर होएगा, सॉरी। इस रिसेप्टर, ये रिसेप्टर ऑटोमेटिकली यहाँ से जितनी भी लाइट एलिमिनेट होगी उसको एब्जॉर्ब कर लेगा और वो बता देगा, फिर स्क्रीन पे आपकी इमेज आ जाएगी कि इस टूथ में से इतनी लाइट इल्यूमिनेट हो रही है। तो जब पूरे टूथ पे लाइट इल्यूमिनेट हो रही है तो इसका मतलब वो इंटैक्ट है। लेकिन कुछ स्पेसिफिक स्पॉट से अगर लाइट इल्यूमिनेट हो रही है, वहां डार्क स्पॉट दिख रहा है टूथ सरफेस पे, इसका मतलब वहां पे कुछ ना कुछ ऐसी चीज है जो लाइट को ब्लॉक कर रही है, और वो केरीज हो सकती है, कैलकुलस भी हो सकता है, और क्रैक भी हो सकता है, ठीक है। तो फाइबर ऑप्टिक ट्रांसफॉर्मेशन पहले आया था, उसको इजी करने के लिए उसको किसमें कर दिया, डाईफोटाई। डाईफोटाई के अंदर जो प्रोब होता है, सेंसर होता है बेसिकली, जो रिसेप्टर मैंने बताया था सेंसर के सरफेस पे जो रिसेप्टर होता है उसको बोलते हैं चार्ज। वो किसका बना होता है, सीसीडी का, चार्ज कपल डिवाइस का। फिर इनेमल डाइज जो मैं पहले बता चुका हूँ, सिल्वर नाइट्रेट, फ्लोरेसेंट डाई, प्रोफ्यून डाई, कैल्सिन डाई, जाइग्लो डाई, ठीक है, मॉडिफाइड डाई पेनिट्रेशन मेथड, वही सब डाइज होती है जो इनेमल केरीज को आइडेंटिफाई करती है। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस मेथड या इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस मेथड में बता चुका हूँ तो आपको, जो अभी बताया था वेनगार्ड मीटर एंड केरीज मीटर वाला, वही चीज है ये, ठीक है। क्वालिटेटिव लेजर फ्लोरेसेंस, अब ये याद करो, QLF ये डिफरेंट है। जो हमने पढ़ा था अभी तक लेजर इंड्यूस्ड फ्लोरेसेंस, वो तो एक तो था डायग्नोडेंट, ठीक है। डायग्नोडेंट तो वेवलेंथ है वो होती है कुछ 643 नैनोमीटर के आसपास, याद रख लेना। डायग्नोडेंट की वेवलेंथ कितनी होती है, 643 नैनोमीटर, ठीक है। लेकिन ये जो था डायग्नोडेंट, ये वैल्यू भी दे रहा था 0 to 99, ठीक है, वैल्यू दे रहा था 0 to 99। तो ये बेसिकली क्या हो गया, क्वांटिटेटिव मैकेनिज्म हो गया। कौन सा मैकेनिज्म हो गया, क्वांटिटेटिव। अब यहाँ पे हमने एक और नई टर्म पढ़ी है, क्वालिटेटिव लेजर फ्लोरेसेंस। क्वालिटेटिव लेजर फ्लोरेसेंस वैल्यू नहीं देगा, वो सिर्फ कलर चेंज करेगा। और जब क्वालिटेटिव लाइट कौन सी यूज होगी उसके अंदर, लेजर लाइट यूज होगी। लेजर में भी कौन सी लेजर यूज होगी, आर्गन लेजर। आर्गन लेजर की वेवलेंथ कितनी होगी, 488 नैनोमीटर। तो याद रखना QLF इज डिफरेंट फ्रॉम डायग्नोडेंट, ठीक है। डायग्नोडेंट इज क्वांटिटेटिव, ये है क्वालिटेटिव, ठीक है। ब्लू लाइट सोर्स होता है वही, फिर इसमें कलर कैसा आएगा, ग्रीन नॉर्मल, रेड केरीज। स्क्रैन प्रो मैं बता चुका हूँ किस प्रिंसिपल पे है,
अल्टरनेट करंट इम्पीडेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, इस पे बेस्ड होता है। इसके अंदर वैल्यू बोथ कलर एंड वैल्यू बेस्ड दोनों रीडिंग आएंगी। क्लियर है? नेक्स्ट है इंटरनेशनल केरीज डिटेक्शन एंड असेसमेंट सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिसेंटली काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो फुल फॉर्म आएगा, आईसीडीएस का फुल फॉर्म बताओ। आईसीडीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल केरीज डिटेक्शन एंड असेसमेंट सिस्टम, फर्स्ट थिंग। ठीक है, किस किस चीज में यूज होता है ये? एपिडेमियोलॉजी, पब्लिक हेल्थ में। ठीक है, मतलब पूरे पॉपुलेशन पे कोई स्टडी करनी हो वहां पे ये यूज होएगा। क्या? एपिडेमियोलॉजी। दूसरा क्लिनिकल रिसर्च में यूज होता है। थर्ड क्लिनिकल प्रैक्टिस। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इसका क्या है? एपिडेमियोलॉजी, पब्लिक हेल्थ और एजुकेशन। ठीक है, अब इसमें दो बेसिकली आईसीडीएस के 2 स्कोरिंग सिस्टम होते हैं, 2 टाइप के स्कोर होते हैं। ठीक है, पहला तो रेस्टोरेशन, प्रेजेंस ऑफ रेस्टोरेशन टाइप या टाइप ऑफ रेस्टोरेशन पे बेस्ड स्कोर होते हैं, और सेकंड सीवियरिटी ऑफ लीजन पे, सीवियरिटी ऑफ लीजन्स। ठीक है, पहला स्कोर किस पे बेस्ड होगा? टाइप ऑफ प्रेजेंस ऑफ टाइप ऑफ रेस्टोरेशन। सेकंड वाला स्कोर किस पे बेस्ड है? सीवियरिटी ऑफ लीजन। ठीक है, इनके ऊपर इनके कोड्स होते हैं और उन कोड्स के ऊपर आते हैं क्वेश्चन आपके। क्लियर है बात सब? फिर आईसीडीएस क्राइटेरिया रिकॉर्ड बोथ इनेमल एंड डेंटिन केरीज। ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, बोथ इनेमल एंड डेंटिन केरीज को रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, अब ये जो दिख रहा है ये सीवियरिटी ऑफ लीजन है। सेकंड जो स्कोर होता है ना वो है सीवियरिटी ऑफ लीजन, ये मैं अभी डिस्क्राइब करूंगा। और ये रेस्टोरेटिव या सीलेंट कोड ये है। तो रेस्टोरेटिव और सीलेंट कोड होता है 0 से 8 तक। ठीक है, और सीवियरिटी ऑफ लीजन्स वाला जो कोड होता है वो होता है 0 to 6। क्वेश्चन दोनों पे आ सकते हैं, इसलिए दोनों एक बार याद करने। इन पे जब मल्टीपल क्वेश्चन एमसीक्यू बने हुए आप सॉल्व करोगे तो आपको इजी हो जाएगा इसको मगअप करना। 0 मतलब कि कोई सीलेंट नहीं है, ना ही रिस्टोर्ड है, मतलब डिफेक्ट है, डीके है, बट कोई सीलेंट या रिस्ट्रेशन नहीं है टू सरफेस पे। 1 स्कोर नहीं है क्योंकि 0 और 1 यही हो गया, नॉट सील्ड नॉट रिस्टोर्ड। 2 में है सीलेंट बट पार्शियल। 3 में है सीलेंट फुल, और वो भी कौन से कलर का? टूथ कलर रेस्टोरेशन। ठीक है, 4th पे है अमेलगम रेस्टोरेशन। तो अगर अमेलगम रेस्टोरेशन है तो उसको कौन सा कोड देंगे? आईसीडीएस में ये क्वेश्चन आए तो क्या देंगे उसको? 4, अमेलगम 4। अगर स्टेनलेस स्टील क्राउन है तो स्कोर क्या दोगे आप? 5। सेरामिक गोल्ड पीएफएम है तो आप क्या दोगे? 6। और कोई ब्रोकन रेस्टोरेशन है तो 7, और टेम्पररी रेस्टोरेशन है तो 8। इस तरीके से कोडिंग होगी। ठीक है, तो क्लियर है? इस पे एमसीक्यू आ सकता है कभी भी। सपोज क्वेश्चन आए फुल सीलेंट अगर प्रेजेंट है किसी टूथ पे तो उसको आईसीडीएस में रेस्टोरेटिव स्कोर कितना मिलेगा? कौन कितना मिलेगा? 3। ठीक है, अगर अमलगम रेस्टोरेशन प्रेजेंट है किसी टूथ पे तो आईसीडीएस में उसको कितना स्कोर मिलेगा? रेस्टोरेटिव स्कोर 4। इस तरीके से आपके ये क्वेश्चन बन सकते हैं बेस्ड ऑन सीवियरिटी कोड ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ रेस्टोरेटिव और सीलेंट कोड। ठीक है, दूसरा है सीवियरिटी ऑफ लीजन्स। अब लीजन कितना बड़ा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे तो क्वेश्चन आ चुका है एम्स एसआर शीट में 2-3 बार आ चुका है, इसलिए आपको ये पता होना चाहिए क्या होता है सीवियरिटी ऑफ लीजन। ये आपको लिखने का मौका दूंगा मैं अभी। 0 स्कोर मतलब साउंड इनेमल, साउंड इनेमल मतलब इनेमल पे कोई चीज नहीं है। 1 स्कोर मतलब पहला इनेमल में चेंज आना लेकिन नेक्ड आई से नहीं दिखेगा, मतलब टूथ सरफेस नेक्ड आई से नॉर्मल दिख रहा है, लेकिन जब आप उसको एयर ड्राई कर रहे हो, एयर ड्राई करने पे वो आपको ओपेक दिखने लग जाए। ठीक है, तो उसको बोलेंगे फर्स्ट विजुअल चेंज इन इनेमल ऑन ड्राइंग। फर्स्ट विजुअल चेंज इन इनेमल सीन ओनली आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड एयर ड्राइंग।
और रेस्ट्रिक्टेड टू कन्फाइन ऑफ पिट एंड फिशर्स, या फिर सिर्फ पिट एंड फिशर तक ही सीमित हो जो एयर ड्राइंग, बोलेंगे हम फर्स्ट विजुअल। ठीक, अभी भी नेक्ड आई से नहीं दिख रहा है। फिर 2 स्कोर तब देंगे जब उसको बोलेंगे डिस्टिंक्ट विजुअल चेंज इन इनेमल। अब क्लियरली ओपेक लीजन दिख रहा है इनेमल पे विदाउट एयर ड्राइंग, ठीक है, लेकिन स्टिल इंटैक्ट इनेमल है। थर्ड तब होगा जब लोकलाइज इनेमल ब्रेकडाउन, मतलब आपको लगेगा कि हाँ थोड़ा सा इनेमल चिप ऑफ हो गया है या थोड़ा सा इनेमल में डिचिंग आ गई है, लेकिन डेंटिन के इन्वॉल्वमेंट नहीं दिख रहा है, दैट इज 3। फोर्थ होगा अंडरलाइंग डार्क शेडो फ्रॉम डेंटिन, मतलब इनेमल में इतना डीके हो गया है, स्टिल लीजन सिर्फ इनेमल में ही है, पर इनेमल की इतनी थिन लेयर बच रही है कि नीचे का डार्क डेंटिन दिखने लग रहा है आपको, ठीक है। तो 4 तक अभी 4 नंबर तक सिर्फ इनेमल में डीके चल रहा है, डेंटिन इन्वॉल्व नहीं हुआ है, ठीक है। अंडरलाइंग डार्क शेडो ऑफ डेंटिन जब दिखने लग जाए तो उसको कौन सा स्कोर दोगे? 4। फिफ्थ है डिस्टिंक्ट कैविटी विद विजिबल डेंटिन, ठीक है, जब डेंटिन दिखने लग जाए और डिस्टिंक्ट कैविटी दिखने लग जाए, क्लियरली दिखने लग जाए डेंटिन, शेडो की जगह पूरा क्लियर डेंटिन दिखने लग जाए, उसको क्या बोलेंगे? स्कोर 5। और एक्सटेंसिव डिस्टिंक्ट कैविटी विद विजिबल डेंटिन, जब कैविटी बहुत बड़ी हो जाए और मोस्ट ऑफ द डेंटिन इन्वॉल्व हो जाए तो उसको क्या देंगे? स्कोर 6। तो इस तरीके से स्कोरिंग होती है, आप इसको लिख लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। एम्स एसआरसी में जब क्वेश्चन आया था कि अंडरलाइंग डार्क शेडो ऑफ डेंटिन इज सीन, तो सीवियरिटी ऑफ लीजन क्या रहेगी अकॉर्डिंग टू आईसीडीएस? अकॉर्डिंग टू आईसीडीएस सीवियरिटी स्कोर क्या रहेगा? तो क्या रहेगा? 4। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। प्लीज राइट डाउन ऑल ऑफ दिस, जस्ट मैसेज मी व्हेन यू वांट टू कंटिन्यू। जब आपका लिखना हो जाए तो मुझे कंटिन्यू करने के लिए एक बार मैसेज बता दीजिएगा। शैल आई कंटिन्यू? लिख लिया आप लोगों? यस सर। ओके, ये भी लिख लीजिए, रेस्टोरेटिव और सीलेंट कोड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो अब मूव करते हैं, ठीक है। अब देखो ये डायग्राम दिखा रखा है, 0 नॉर्मल टूथ, 1 जब ड्राइंग करने पे इनेमल इनेमल में कोई डिफेक्ट दिखाई दे, 2 लोकलाइज इनेमल ब्रेकडाउन, 3 डेफिनेट डिस्टिंक्ट इनेमल ब्रेकडाउन और स्टिल डेंटिन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, 4 शेडो ऑफ डेंटिन दिखने लग जाए, 5 डिस्टिंक्ट डेंटिन दिखने लगे, ठीक है, और 6 एक्सटेंसिव डीके। तो इस तरीके से ये इमेज देख सकते हो आप। हो सकता है कल को आपको ये इमेज दे दे और पूछे बताओ ये आईसीडीएस के अकॉर्डिंगली क्या स्कोर मिलेगा इसका, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन आता है कि अगर स्कोर 3 है आईसीडीएस, एक क्वेश्चन आ चुका है इसमें, अकॉर्डिंग टू आईसीडीएस इफ स्कोर 3 इज देयर तो व्हाट वुड बी योर ट्रीटमेंट ऑप्शन? तो मैं उसमें क्या ट्रीटमेंट करोगे? तो स्कोर 3 है तो स्कोर 1 2 3 में आपको सीलेंट ही लगाना है। क्या लगाना है? सीलेंट, ओके, सीलेंट। 4 से आप क्या कर सकते हो? मिनिमल इन्वेजिव डेंटिस्ट्री, मिनिमल इन्वेजिव रेस्टोरेशन। मिनिमल इन्वेजिव रेस्टोरेशन कल मैंने बताई थी आपको, रेजिन इन्फिल्ट्रेशन टेक्निक, आइकन वाली, कल बताई थी ना, आइकन वाली रेजिन इन्फिल्ट्रेशन टेक्निक, वो कर सकते हो। या फिर प्रिवेंटिव रेजिन रेस्टोरेशन, पीआरआर। पीआरआर प्रिवेंटिव रेजिन रेस्टोरेशन क्या होती है कि कुछ कैविटेटेड लीजन होते हैं जो सिर्फ एमएल में एक्सटेंड करते हैं, तो वहां पे आप फ्लोएबल रेजिन्स को डाल देते हो। तो कैविटेटेड लीजन्स को करने के लिए हम बोलते हैं पीआरआर, ठीक है। और नॉन कैविटेटेड लीजन्स को रिस्टोर करने के लिए आप क्या यूज करते हो? सीलेंट। तो जो नंबर 3 है वहां तक तो आपको हमेशा सीलेंट ही यूज करना है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है सीलेंट और एमआईडी, बट स्टिल आप क्या यूज करोगे? सीलेंट, सीलेंट, ठीक है। चाहे लो रिस्क हो, मॉडरेट रिस्क हो, हाई रिस्क हो, सीलेंट 3 नंबर तक आपको सीलेंट करना है।
4, 5, 6 को आपको डेफिनेटली MID करना पड़ेगा। क्लियर है ये बात? तो ये MCQ आता है एम्स में, तो याद रखना। तो ये हमारे केरीज डिटेक्शन मेथड जो थे वो कवर हो गए हैं, बिल्कुल सिंपल सा है। ये जो इमेज है मैंने ये कहाँ से ली है? ये मैंने ली है स्टडवेंट बुक से, ठीक है। तो अगर इसको डेप्थ में पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको कुछ और क्वेश्चन बताता हूँ कि इसमें से कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये डेफिनेशन तो मैंने बता चुका हूँ, ऊपर वाली ये जो डेफिनेशंस हैं 1 to 6 ये मैं बता चुका हूँ। अब हिस्टोलॉजिकल डेप्थ में क्वेश्चन आ सकता है। हिस्टोलॉजिकल डेप्थ में मैं आपको सिंपली बता चुका हूँ कि नंबर 3 तक तो लीजन टोटली किस में रहेंगे? इनेमल में रहेंगे। बहुत ही माइन्यूट, मतलब दिखने में तो इनेमल तक रहेंगे, हो सकता है डीमिनरलाइजेशन डेंटिन में पहुंचा हो। लेकिन 5 और 6 ऐसा है जिसमें 100% डेंटिन में पहुंचा हुआ होता है, 100% इन डेंटिन। तो ये जो हिस्टोलॉजिकल डेप्थ है इसको भी आप रिमेम्बर कर सकते हो सकता है एग्जाम में नेक्स्ट टाइम स्कोरिंग हिस्टोलॉजिकल डेप्थ के हिसाब से पूछ ले, ये ऑप्शन में दे रहे और पूछ ले कौन सा स्कोर है, तो आप ये इस तरीके से इसको भी पढ़ सकते हो। मुश्किल है ऐसे क्वेश्चन आना, बट आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। अब हम चलते हैं केरीज रिस्क असेसमेंट पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये समझ में भी नहीं आता इजीली, इसलिए इसको समझना भी बहुत जरूरी है, ठीक है। पहले मैं कुछ चीजें बताऊंगा। एक तो हमारा फ्लोराइड होता है, ये सबको ही पता होगा, वाटर फ्लोरिडेशन होता है, पानी के अंदर देते हैं। टूथपेस्ट में फ्लोराइड होता है, फ्लोराइड वार्निश होते हैं। इन सब का रोल क्या होता है? एक तो ये एंटीबैक्टीरियल भी होते हैं फ्लोराइड, दूसरा ये टूथ के डीमिनरलाइजेशन को प्रिवेंट करते हैं और टूथ का डीमिनरलाइजेशन को एनहांस करते हैं, ठीक है। एक रेस्टोरेशन होती है SDF, सिल्वर डाइअमीन फ्लोराइड। इसका मेन नाम क्या है? SDF का फुल फॉर्म क्या है? सिल्वर डाइअमीन फ्लोराइड। सिल्वर डाइअमीन फ्लोराइड का मेन काम क्या है? कोई भी केरियस लीजन है, ठीक है, अगर जैसे कई बार मल्टीपल केरियस लीजन होते हैं, तो आपने क्या किया, शुरुआत में सॉफ्ट केरीज को रिमूव कर दिया और उसके ऊपर कोटिंग लगा दी SDF की, सिल्वर डाइअमीन फ्लोराइड की कोटिंग लगा दी। तो ये वहां पे क्या करेगा? अरेस्टिंग ऑफ लीजन्स, ये उन लीजन को अरेस्ट कर देता है, ठीक है। कल जैसे मैंने बताया था क्रोनिक केरीज में अपने आप अरेस्ट हो जाता है ना, अरेस्टिंग ऑफ लीजन हो जाता है, इवर्नेटेड डेंटिन बन जाता है। तो ये बेसिकली SDF क्या करेगा वहां पे? अरेस्टिंग ऑफ लीजन्स करता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर दो चीज है, सिल्वर भी है और फ्लोराइड भी है। फ्लोराइड अपना काम करेगा रीमिनरलाइजेशन का, एंटीबैक्टीरियल का। सिल्वर वैसे भी एंटीबैक्टीरियल होता है, तो सिल्वर अपना एज ए नैनो पार्टिकल काम करेगा, फ्लोराइड अपना काम करेगा। तो इस तरीके से डबल एक्शन होगा, एंटीबैक्टीरियल भी और रीमिनरलाइजिंग का। तो अरेस्टिंग ऑफ लीजन का पर्पस होता है SDF का, ठीक है। और ये अभी रिसर्च के अंदर ही चल रहा है और इट इज अ वेरी गुड प्रोस्पेक्ट, ठीक है। ये नॉन कैविटेटेड इनेमल लीजन्स, मतलब कि जहां पे डीप पिटेड फिशर है वहां पे भी यूज कर सकते हैं, और माइल्डली कैविटेटेड लीजन इनमें भी यूज कर सकते हैं। तो नॉन कैविटेटेड इनेमल लीजन और माइल्डली कैविटेटेड लीजन में तो SDF की 2 कोटिंग लगा के आप छोड़, आपको रेस्टोरेशन करने की जरूरत नहीं है। और जो डीप केरियस लीजन है, जैसे डीप केरियस लीजन है, उसमें ये अरेस्टिंग ऑफ लीजन करेगा, इसलिए हम डालेंगे SDF। एक बार जब अरेस्टिंग ऑफ लीजन हो जाए उसके बाद आप डेफिनेटिव रेस्टोरेशन से इसको रिप्लेस कर सकते हैं। ये क्योंकि ये तो जस्ट कोटिंग है, जो माइक्रो ब्रश होता है उससे अप्लाई करते हैं। तो ये SDF बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, ये आप बता दीजिए। फिर मैं कल आपको एक चीज बताई थी, मेडिकल मॉडल बता रहा था, तो मैंने आपको एक बताया था जाइलिटोल, ठीक है। जाइलिटोल बेसिकली क्या है? च्युइंगम है। जाइलिटोल हो गया या क्लोरहेक्सिडिन
के क्लोरहेक्सिडिन माउथ रिंस हो गए, इसके जेल एप्लीकेशन भी होते हैं। ठीक है? इन सब का काम क्या है? डिसबायोटिक माइक्रोबायोम, डिसबायोटिक माइक्रोबायोम, इसको इंप्रूव करना है। डिसबायोटिक मतलब कि जहां पे माइक्रोबियल इम्बैलेंस आ गया है उसको चेंज करना है। तो उसको चेंज करने का पर्पस किसका है? जाइलिटॉल, क्लोरहेक्सिडिन माउथ रिंसेस या फिर कुछ और एंटीबैक्टीरियल थेरेपी आप जो यूज कर रहे हो उसका काम है। ठीक है, तो आपसे ये पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन सा एजेंट है जो डिसबायोटिक माइक्रोबायोम को चेंज करेगा, वो है जाइलिटॉल। वहीं पे जो हम प्रीबायोटिक्स यूज करते हैं, प्रीबायोटिक्स में क्या करते हैं हम? हेल्दी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू बट हेल्दी माइक्रोबायोम्स जो पैथोजेनिक माइक्रोबायोम के साथ compete करेंगे और उनको एलिमिनेट करेंगे। तो प्रीबायोटिक तो हेल्दी माइक्रोबायोम को इनोकुलेट करना होता है। जाइलिटॉल और क्लोरहेक्सिडिन क्या करेंगे? डिसबायोटिक माइक्रोबायोम को रिमूव करेंगे। एक चीज तो ये समझ लो। जाइलिटॉल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो कुछ मैं यही बताना चाहूंगा। जाइलिटॉल का पहला स्टेटमेंट तो बताओ, ये सिंथेटिक है या नेचुरल शुगर है? तो मैं बताना चाहूंगा इट इज नेचुरल शुगर, जो मोस्ट ऑफ द बच्चों को नहीं पता होगा। इट इज अ नेचुरल शुगर, इट इज अ 5 कार्बन शुगर। तो पूरी स्टेटमेंट क्या है? इट इज अ 5 कार्बन नेचुरल शुगर। दूसरी चीज है, ये क्यों यूज की जाती है? बिकॉज ये जो कैरियोजेनिक बैक्टीरिया हैं, ये 5 कार्बन जाइलिटोल को फर्मेंट नहीं कर सकते। ठीक, नहीं फर्मेंट कर सकते, तो नॉन फर्मेंटेबल कार्बोहाइड्रेट हो गया ये। तो जाइलिटोल की च्युइंगम फर्मेंट नहीं कर सकते, इसलिए ये कैरियोजेनिक नहीं है और ये कैरीज प्रिवेंट करती है। ऊपर से ये क्या करेगी? स्टिमुलेशन ऑफ सलाइवा, स्टिमुलेशन ऑफ सलाइवा करेगी। तो जाइलिटोल च्युइंगम कितनी देनी चाहिए? 1 ग्राम की जाइलिटोल, 1 ग्राम की जाइलिटोल च्युइंगम दिन में 3 to 6 टाइम्स प्रिस्क्राइब करनी चाहिए। ये इसका प्रिस्क्रिप्शन है। 1 ग्राम ऑफ जाइलिटोल शुड बी गिवन 3 to 6 टाइम्स अ डे। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो बहुत ही आपको पता होना चाहिए। ये मैंने वो बता दिया जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब यही चीजें हम आगे भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले केरीज रिस्क असेसमेंट। केरीज रिस्क असेसमेंट इसलिए करने हैं क्योंकि हम 3 कैटेगरी में बंदों को डिवाइड करना चाहते हैं: हाई रिस्क, मॉडरेट रिस्क और लो रिस्क। ठीक है, ये तो सिंपल सी बात है। हाई रिस्क वो होंगे जिनमें केरीज के चांसेस ज्यादा हैं, लो रिस्क वो होंगे जो केरीज के चांसेस कम है। स्टिल केयरफुल रहना पड़ेगा। ठीक है, केरीज रिस्क असेसमेंट के लिए क्या 5 चीजें इंपॉर्टेंट हैं? ये 5 चीजें इंपॉर्टेंट है। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, ऐसा होता है हाईली एजुकेटेड पर्सन होते हैं, दे आर वेरी गुड इन मेंटेनिंग ओरल हाइजीन। वहीं पे पुअर गरीब लोग होते हैं, दे आर नॉट एजुकेटेड इनफ एंड दे आर नॉट वेल इनफ कि वो इस चीज को अफोर्ड भी कर पाए अच्छे तरह से अपने ओरल हाइजीन मेंटेन करना। तो ऑब्वियसली किसी का सोशल एंड इकोनॉमिक स्टेटस इज इम्पोर्टेंट। देन डाइटरी एनालिसिस। डाइटरी एनालिसिस कैसे करोगे? आप एक डायरी बनाओगे, उस डायरी में पेशेंट को रिकॉर्ड करने के लिए कहोगे कि आपने पूरे दिन क्या क्या खाया, कब कब खाया, वो रिकॉर्ड। फिर आप उसको स्टडी करोगे, आप देखोगे कि कहीं फ्रीक्वेंट इनटेक ऑफ सुक्रोज तो नहीं है, फ्रीक्वेंट इनटेक ऑफ फर्मेंटेबल कार्बोहाइड्रेट तो नहीं है, सिट्रस फ्रूट्स क्या क्या लेते हैं, सब कुछ मतलब उसमें आ जाता है डाइटरी एनालिसिस। तो किसी पेशेंट की डाइटरी एनालिसिस सेकंड थिंग। तीसरा है सलाइवरी एनालिसिस। सलाइवरी एनालिसिस करने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा? एक तो सलाइवा फ्लो रेट, जो मैंने कल बताया था, सलाइवा का फ्लो रेट पता होना चाहिए, वो मेजर करोगे। दूसरा, आप उसके अंदर वेरियस कैल्शियम कितना है, फास्फोरस कितना है, कितनी बफरिंग कैपेसिटी है उसकी, कितनी क्लियरेंस। एक नॉर्मल इंडिविजुअल 1.5 लीटर सलाइवा पर डे सिक्रीट करता है। ठीक है, तो सफिशिएंट क्लियरेंस कैपेबिलिटी है, सफिशिएंट बफरिंग कैपेसिटी है, पीएच क्या है सलाइवा का, ये सब आप मेजर कर सकते हो किसमें? सलाइवरी एनालिसिस में। ठीक है, उसके बाद डेंटल क्लिनिकल एग्जामिनेशन। डेंटल क्लिनिकल एग्जामिनेशन में क्या है? आप टूथ सरफेस को एग्जामिन करोगे कि टूथ सरफेस पे क्या क्या कितने टूथ ऐसे हैं जो डिमिनरलाइजेशन शो कर रहे हैं। जो तो टूथ डेंटल क्लिनिकल एग्जामिनेशन के लिए मैंने जो टेक्निक्स बताई हैं, विजुअल एग्जामिनेशन,
इनेमल डाइज, उसके बाद फिर डायग्नोडेंट, कैमेक्स स्पेक्ट्रा, ये केरी स्कैन प्रो, इनमें से कोई भी एक चीज आप लेके अपना डेंटल क्लिनिकल एग्जामिनेशन कर सकते हो, साथ में रेडियोग्राफ और बाइटरिंग रेडियोग्राफ लेके, ठीक है। और डेंटल क्लिनिकल एग्जामिनेशन आप रिकॉर्ड कर सकते हो कितने टूथ केरीज है, ये सब। और फिर फाइनली बैक्टीरियल बायोफिल्म एनालिसिस, ये आप क्या करोगे, ये जो केरीज एक्टिविटी टेस्ट होते हैं सच एज एस म्यूटेंस काउंट, लैक्टोबैसिलस काउंट टेस्ट, ये सब आप चेक कर सकते हो। और एक और चीज है, एटीपी बायोफिल्म की एटीपी को भी मेजर करके केरीज एक्टिविटी को मेजर किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखना कि बायोफिल्म में एटीपी को मेजर करके भी केरीज एक्टिविटी को मेजर किया जाता है। तो इससे हम बैक्टीरियल बायोफिल्म के एनालिसिस, तो ये पांचों चीज को एनालाइज करके हम केरीज रिस्क असेसमेंट हम इसको बोलते हैं केरीज रिस्क असेसमेंट। तो जिसमें बैक्टीरिया ज्यादा है, पीएच बहुत कम है, मल्टीपल केरीज प्रेजेंट है, तो वो किस कैटेगरी में आ जाएगा, हाई कैटेगरी। और कोई ऐसा है जो सफिशिएंट क्लीनिंग ओरल हाइजीन मेंटेन करता है, लो केरीज इंसिडेंस है, और प्लाक इसकी सलाइवा की पीएच और प्लाक की पीएच काफी कम, काफी ज्यादा है, तो दे आर कंसीडर्ड टू बी एट लो रिस्क। क्लियर है ये? तो ये 5 फैक्टर्स हैं जो इंपॉर्टेंट है केरीज रिस्क असेसमेंट में, आपसे पूछा जा सकता है। और which of the मल्टीपल एमसी, मतलब मल्टीपल क्वेश्चन टाइप, मल्टीपल ऑप्शन टाइप्स क्वेश्चन आ सकता है, कौन कौन से फैक्टर हैं जो केरीज रिस्क असेसमेंट में कंसीडर किए जाते हैं। हो सकता है इसमें से कुछ ऑप्शन दे दें, तो 2-3 ऑप्शन इधर उधर से डाल दे, तो आपको उसमें एक जो सही ऑप्शन है उनको चूज करना पड़ेगा। तो बेस्ड ऑन जो मैंने अभी 5 चीज बताई, उसके हिसाब से हाई रिस्क, मॉडरेट रिस्क, लो रिस्क, ये 3 टाइप के रिस्क असेसमेंट बनाए जाते हैं, ठीक है। ये आपको लिखने का दिया जाएगा, पहले इसको समझो, इसमें क्वेश्चन कैसे बनेंगे। तो यहाँ पे क्या दे रखा है कि सजेस्टेड रिस्क बेस्ड इंटरवेंशन फॉर अडल्ट, ठीक है। मतलब हाई रिस्क में क्या इंटरवेंशन देनी है, मॉडरेट में क्या देनी है, और लो में क्या देनी है, आपको क्या ट्रीटमेंट देना है, ये आपको बताया गया। तो शुरुआत हम लो से करते हैं, क्योंकि लो से क्या डिफरेंस है, मॉडरेट में क्या हाई में है डिफरेंस, वो हमें इजीली पता रहेगा। सबसे पहले तो लो केरीज वाले इंडिविजुअल में, मतलब जो अच्छा सफिशिएंट क्लीनिंग मेंटेन करता है, जिसमें केरीज एक्टिविटी बहुत कम है, उसमें हमें क्या करना है, रीकेयर कितने टाइम के बाद करनी है, 9 to 12 मंथ। पहला क्वेश्चन तो यही आ सकता है कि लो रिस्क में कितने टाइम के बाद रिकॉल पे बुलाना है, 9 to 12 मंथ। और आपको क्या करना है, कोई सिर्फ उसको अच्छे से ब्रश करने के लिए बोलना है, रीइंफोर्स गुड ओरल हाइजीन, ठीक है। होम बेस्ड इंटरवेंशन, ये तो ऑफिस बेस्ड हो गई कि आपने जाके उसकी 9 से 12 महीने में बुलाया उसको, और आपने उसको क्या कर दिया, स्केलिंग कर दी खुद से। और घर पे भी उसको अच्छे से ब्रश विद फ्लोराइड डेंटिफ्राइज करने, फ्लोराइड बेस्ड टूथपेस्ट से ब्रश करने के लिए बोल दिया। ये तो ट्रीटमेंट हो गया किसका, लो रिस्क का। फिर आते हैं मॉडरेट रिस्क वाली कैटेगरी का। मॉडरेट रिस्क वाले में आप रीकेयर कितने दिनों बाद करोगे, 4 to 6 मंथ बाद, ठीक है। फिर आप उसकी स्केलिंग करोगे, ओरल प्रोफाइलेक्सिस, उसके बाद आप फ्लोराइड भी लगाओगे। तो लो से क्या डिफरेंट आ गया, एक चीज कि आप फ्लोराइड करोगे, उसको समझाओगे कैसे ओरल हाइजीन रखनी है, और फिर उसकी डाइटरी काउंसलिंग भी करोगे कि भाई आपको डाइट में क्या क्या चेंजेस। तो मॉडरेट में 2 चीज ऐड होगी, फ्लोराइड वार्निश एट ईच रिकॉल एंड डाइटरी काउंसलिंग, ठीक है। अब और घर पे क्या बोलोगे उसको, घर पे बोलोगे कि आपको फ्लोराइड वाले टूथपेस्ट से ब्रश करना है, और फ्लोराइड का टूथपेस्ट में कितना फ्लोराइड होना चाहिए, 1450 ppm पर फ्लोराइड, इतना टूथपेस्ट होना चाहिए। या फिर ओवर द काउंटर फ्लोराइड रिंस जो हम यूज करते हैं 0.05 डेली, ठीक है। 0.05% सोडियम फ्लोराइड डेली जो हम यूज करते हैं 14 डेज के लिए। इन दोनों में से हमें कुछ एक मतलब इन दोनों में से कोई एक चीज आप उसको प्रिस्क्राइब कर सकते हो एट होम। तो ये है मॉडरेट। अब सबसे इंपॉर्टेंट है हाई, क्योंकि मैक्सिमम चांसेस क्वेश्चन वाला किस पे आएगा, हाई पे आएगा। हाई वाले के लिए केयर कितने टाइम बाद करवानी है, 3 मंथ के बाद, 3 मंथ, हर 3 महीने में बुलाना है। उसके बाद आपको उसकी स्केलिंग करनी है, हर रिकॉल पे आपको उसको फ्लोराइड देना है, हर पे उसको डाइटरी काउंसलिंग देनी है। ये सब तो हम पहले ही बता रहे थे। और क्या एडिशन हुआ है मॉडरेट से, एक एडिशन ये हुआ है कि आप उसको ओरल हाइजीन तो बताओगे ओरल हाइजीन कैसे करनी है, साथ में आप उसको बोलोगे कि पावर टूथब्रश भी यूज कर सकते हो आप,
ये एक वाटर पिक क्या होती है, जो टूथ के इंटरडेंटल सरफेस होते हैं इनको अच्छे से क्लीन करने के लिए आपके पास एक ये वाटर पिक, एक ऐसा एक एक ऐसे मतलब टूथब्रश जैसा ही एक इक्विपमेंट है, बस उसमें क्या होता है, पानी स्टोर होता है और उसमें से पानी निकलता है, तो वो पानी इधर इंटरडेंटल वाले एरिया में प्रेशर से जाता है, तो यहाँ पे क्लीनिंग कर देता है। ठीक है, तो ये वाटर पिक की भी एक इमेज है आपके स्टूडेंट में, इसलिए वाटर पिक मैं शेयर कर दूंगा आपको। इसलिए वाटर पिक का पता होना चाहिए कि क्या होता है, कैसा दिखता है। हो सकता है कल को एग्जाम में आपको देते हैं वाटर पिक की फोटो, तो आपको आइडेंटिफाई करके बताना होगा कि ये वाटर पिक है। ठीक है, तो पावर टूथब्रश और वाटर पिक का एडवाइस कर दिया, एक फर्क तो ये कर दिया। दूसरा, बाइट विंग रेडियोग्राफ हर 6 से 12 महीने में। रिकेयर कितने टाइम पे करनी है, हर 3 महीने बाद, और हर 6 से 12 महीने में बाइट विंग रेडियोग्राफ करना है। किसमें, हाई रिस्क में। तो ये मैंने डिफरेंस बता दिए एक दूसरे से। यहाँ पे तो कुछ भी नहीं कर रहे थे खास, यहाँ पे आपने फ्लोराइड ऐड कर दिया, ठीक है, डाइटरी काउंसलिंग कर दी। यहाँ पे आपने पावर टूथब्रश देना शुरू कर दिया उसको, और बाइट विंग करवा दिया 6 से 12 महीने में। तो हाई रिस्क में रिकेयर कितने टाइम के बाद है, 3 मंथ के बाद। और होम बेस्ड इंटरवेंशन आपने दुनिया भर की कर दी। क्या कर दिया, एक तो फ्लोराइड डेंटिफ्राइज के साथ ब्रश करना, मतलब फ्लोराइड वाले टूथपेस्ट के साथ ब्रश करना। लेकिन यहाँ पे कितना फ्लोराइड होगा, 5000 ppm सोडियम फ्लोराइड। ठीक है, कोई कहेगा ये 5000 तो बहुत ज्यादा है। भाई टूथपेस्ट खाना नहीं है, सिर्फ ब्रश करना है। ठीक है, इंजेस्ट नहीं करना, सिर्फ ब्रश करना है, तो इसलिए ये ज्यादा नहीं है। फिर शुगर सब्स्टिट्यूट यूज कर सकते हो। कैसे, जाइलिटॉल, इरिथ्रिटॉल। इनका काम क्या है, मैंने जो बताया था अभी, जाइलिटॉल और इरिथ्रिटॉल क्या करेंगे, डिसबायोटिक माइक्रोबायोम को सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, जाइलिटॉल का रिकमेंडेशन मैंने बताया था कितना, 1 ग्राम जाइलिटॉल 3 to 6 टाइम्स पर डे। ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते हो, अप्लाई कैल्शियम फॉस्फेट कंपाउंड, जैसे MI पेस्ट। अब ये कैल्शियम फॉस्फेट कंपाउंड क्या है, एक है CPP ACP, कैजीन, इसका फुल फॉर्म क्या है, कैजीन फॉस्फोपेप्टाइड। कैजीन फॉस्फोपेप्टाइड। कैजीन कहाँ से मिलता है, बोवाइन मिल्क से। किससे मिलता है, बोवाइन मिल्क। तो बोवाइन मिल्क से निकला हुआ एक प्रोटीन है, ये प्रोटीन टूथ सरफेस के लिए वो रखता है, बहुत ही ज्यादा कैपेबिलिटी रखता है टूथ सरफेस पे जाके अडहेर हो जाने का। ठीक है, और ACP का फुल फॉर्म है अमोर्फस कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है, तो पहले क्या था, ACP कंटेनिंग प्रोडक्ट्स आए थे। ACP कंटेनिंग प्रोडक्ट्स का काम क्या था कि कैल्शियम और फॉस्फेट डिसॉल्व होकर लाइवा में आ जाएगा, वहां से रीमिनरलाइज कर देंगे टूथ सरफेस को। जहां पे भी टूथ सरफेस थोड़ा बहुत डीमिनरलाइज हो, उसको रीमिनरलाइज कर देगा। लेकिन क्या है, इसका लोकलाइजेशन ऑन टूथ सरफेस पॉसिबल नहीं हो पाता था। तो लोकलाइजेशन ऑन टूथ सरफेस पॉसिबल करने के लिए उन्होंने क्या किया, ये इसके साथ एक नया प्रोडक्ट लिया है, कैजीन फॉस्फोपेप्टाइड ऐड कर दिया। अब ये कैजीन जो प्रोटीन है, ये टूथ सरफेस पे खुद पहले जाके अटैच हो जाएगा, और धीरे धीरे ये कैजीन का जो फ्रेमवर्क बन गया, उसमें जाके यहाँ से कैल्शियम और फॉस्फेट डिपॉजिट हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं CPP ACP कंटेनिंग टूथपेस्ट। ठीक है, तो ये अप्लाई करने से, इसका एक एग्जांपल होता है टूथ मूस। टूथ मूस ब्रांड नाम से आता है। ठीक है, तो ये CPP ACP कंटेनिंग जो टूथ मूस होता है, ये भी आप प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, टू मॉड्यूलेट अब डिसबायोटिक माइक्रोबायोम। अब कुछ केसेस में डिसबायोटिक माइक्रोबायोम को मॉड्यूलेट करने के लिए, जैसे मैंने बताया था, जाइलिटॉल गम दे सकते हो, लोजेंसेस दे सकते हो, क्लोरहेक्सिन रिंसेस दे सकते हो, ये मैं आपको बता चुका हूँ। या फिर एनकरेज अ हेल्दी माइक्रोबायोम। हेल्दी माइक्रोबायोम को एनकरेज करने के लिए आप क्या यूज करेंगे, प्रीबायोटिक्स, प्रोबायोटिक्स और आर्जिनिन रिच। अच्छा सुनो, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये जो आर्जिनिन रिच फूड होते हैं, ये पीएच को एलिवेट कर देते हैं, पीएच को ज्यादा कर देते हैं। तो एक हेल्दी माइक्रोबायोम को इंट्रोड्यूस करने के लिए आप प्रीबायोटिक्स दे सकते हो, प्रोबायोटिक्स दे सकते हो, या फिर आर्जिनिन कंटेनिंग फूड। तो ये याद रखना, आर्जिनिन कंटेनिंग फूड्स पीएच को इंक्रीज कर देते हैं और केरीज को प्रिवेंट करते हैं। अगर पेशेंट जीरो स्टोमिक है या डिक्रीज सलाइवरी फंक्शन है,
तो आप उसको इंक्रीज सलाइवरी फंक्शन वाली चीजें दे सकते हो। ये सब होम बेस्ड इंटरवेंशन है इन हाई रिस्क कैटेगरी। आई होप आपको ये सारा समझ में आया होगा। इस चार्ट से काफी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, इसलिए आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप लिखना चाहते हो तो इसको लिख लो, जैसे ही आप इसको बोलोगे कि वी कैन मूव, आई विल कंटिन्यू फर्दर। Shall we move ahead? Yes, sir. चलो ठीक। अब ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब ट्रीटमेंट की है ना कुछ फेजेस होती है अलग अलग, ठीक है। क्वेश्चन बाद में पढ़ेंगे। ट्रीटमेंट केरीज मैनेजमेंट की अलग अलग फेज होती है। पहला होता है अर्जेंट फेज, दूसरा होता है कंट्रोल फेज। ये कंट्रोल फेज होती है 2 to 4 वीक्स की, ठीक है। फिर रीवैल्यूएशन फेज, फिर डेफिनेटिव ट्रीटमेंट फेज, और फिर री केयर एंड रीअसेसमेंट फेज। कोई भी केरीज मैनेजमेंट की ये 5 फेजेस होती है। अर्जेंट फेज के अंदर क्या करते हैं? मैनेजमेंट ऑफ पेन, स्वेलिंग, ब्लीडिंग, इन्फेक्शन बिफोर एनी इनिशिएशन ऑफ सब्सिक्वेंट फेज। तो फर्स्ट फेज अर्जेंट फेज होती है। अगर पेशेंट को पेन, स्वेलिंग, ब्लीडिंग कुछ भी है तो उस चीज को केयर करने के लिए अर्जेंट फेज होती है कि अर्जेंट ट्रीटमेंट चाहिए। एक बार अर्जेंट फेज हो गया तो सेकंड फेज आएगी कंट्रोल फेज। कंट्रोल फेज में हमें बेसिकली सोर्स डिजीज क्यों हो रही है उसको खत्म करना है, ठीक है। तो उसमें हमें ओरल हाइजीन इंस्ट्रक्शंस देने पड़ेंगे, स्केलिंग करनी पड़ेगी, तो हम उसमें एक्टिव डिजीज को खत्म करेंगे, ठीक है। वो कंडीशंस जो मेंटेनेंस को खत्म कर रही है, मतलब मॉडिफाई बिहेवियर ऑफ द पेशेंट, मॉडिफाई बिहेवियर ऑफ द पेशेंट। उसको कहो कि 3 टाइम्स अ डे ब्रशिंग करे। अगर हाई रिस्क है, हाई रिस्क में 3 टाइम्स अ डे भी कर सकते हो आप ब्रशिंग। नॉर्मल पेशेंट्स में 2 टाइम्स अ डे रिकमेंडेड होती है, हाई रिस्क में 3 टाइम्स अ डे भी कर सकते हैं, ठीक है। उसका मॉडिफाई करो बिहेवियर। जो हमने यहाँ पे हाई रिस्क में होम बेस्ड इंटरवेंशन की है, ये सब उसको रिकमेंड कर सकते हो। ये सब कंट्रोल फेस में आएगा, ठीक है। और क्या कर सकते हो? सिल्वर डायमीन फ्लोराइड जो मैंने बताया था, ठीक है। आप सॉफ्ट केरीज को एक्सकेवेट करके एसडीएफ की कोटिंग लगा सकते हो अगर डीप केरीज है। अगर क्योंकि ये क्या करेगा? अरेस्टिंग ऑफ लीजन करेगा। अगर सुपरफिशियल केरीज है और तो एसडीएफ की कोटिंग ही बार बार लगानी है उसमें, फिर आपको ज्यादा चिंता नहीं। एसडीएफ का एक डिसएडवांटेज क्या है? सिल्वर डायमीन फ्लोराइड का एक डिसएडवांटेज है कि इसके अंदर सिल्वर होता है, और सिल्वर कौन सी स्टेनिंग करता है? ब्लैक कलर की स्टेनिंग करता है। कई बार ये जो सिल्वर है ये लीच आउट करके एनामल के नीचे चला जाता है, और वहां पे ये क्या ब्लैकनिंग ऑफ एनामल शो कर देगा। इट विल अपीयर एज अ केरीज, जो कि इसका डिसएडवांटेज होता है। अदरवाइज ये बहुत ही सही चीज है। तो कंट्रोल फेज कितने टाइम के लिए होती है? 2 to 4 वीक्स होती है, ठीक है। तो उसमें बेसिकली पेशेंट का बिहेवियर मॉडिफिकेशन करना है, फ्लोराइड रिंसेस करने हैं, फ्लोराइड माउथ वॉश करना है, एसडीएफ करना है, और वो जो जितने भी केरीज के जो होम बेस्ड इंटरवेंशन हमने बताई है वो सब करना है। फिर हमें रीइवैल्यूएशन करना है। रीइवैल्यूएशन करके कि हमें ये इवैल्यूएट करना है कि वेदर पेशेंट इज परफॉर्मिंग ऑल द इंस्ट्रक्शंस और नॉट, और जो बैक्टीरियल काउंट है वो उसके ओरल कैविटी में कम हुआ या नहीं हुआ, और उसकी पीएच एलिवेट हुई या नहीं हुई, ये सब हमें इवैल्यूएट करना है। और जब ये कम हो जाए, कंट्रोल हो जाए, मतलब उसका एक्टिव डिजीज कंट्रोल में हो जाए, तब आप उसके अंदर डेफिनेटिव रेस्टोरेशन करोगे। तब क्या करोगे? डेफिनेटिव रेस्टोरेशन। और डेफिनेटिव रेस्टोरेशन में कौन सी? मतलब आप अमेलगम कर सकते हो, टूथ कलर रेस्टोरेशन कर सकते हो, और फाइनली होएगा री केयर एंड री असेसमेंट। अब कंट्रोल फेज के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, केरीज कंट्रोल बोलते हैं इसको, केरीज कंट्रोल मेथड। केरीज कंट्रोल मेथड के अंदर पार्शियल एक्सकेवेशन भी आता है। मतलब अगर बहुत ज्यादा केरीज है तो आप सिर्फ सुपरफिशियल सॉफ्ट केरीज को रिमूव करो, ठीक है। नीचे एसडीएफ की लेयर लगाओ और उसको टेम्पोराइज कर दो। दैट इज केरीज कंट्रोल मेथड, ठीक है। कि पार्शियल केरीज को रिमूव करना है, कंप्लीट केरीज को रिमूव नहीं करना है।
सिर्फ सॉफ्ट केरीज को रिमूव करना है, लेदरी केरीज को छोड़ देना। लेदरी, और जब तक लेदरी फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो जाता तब तक आपको उसमें उसके अंदर एसडीएफ वगैरह लगाना है और फिर उसको फाइनली डेफिनेटिव रेस्टोरेशन से लेटर स्टेजेस में रिस्टोर करना है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया। तो अब ये क्वेश्चन है, विच ट्रीटमेंट गोल इज नॉट इंक्लूडेड इन कंट्रोल फेज ऑफ केरीज मैनेजमेंट? एलिमिनेट एक्टिव डिजीज, यस। एलिमिनेट कॉज ऑफ डिजीज, यस। मैनेज सिम्टम लाइक स्वेलिंग एंड पेन, नहीं, ये अर्जेंट फेज पे। रिमूव कंडीशन प्रिवेंटिंग मेंटेनेंस, यस। आंसर क्या जाएगा? सी। आई होप अब आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आप लिखना चाहें तो इसको भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। हर एक स्लाइड से एक पोटेंशियल एमसीक्यू बनने के चांसेस हैं फ्यूचर में, इसलिए मैं स्लो चल रहा हूँ इसमें, और स्लो ही करना है क्योंकि एक एक चीज समझ में आनी चाहिए। अब मैंने कल आपको मेडिकल मॉडल बताया था, तो अब आ रहा है मेथड ऑफ केरीज ट्रीटमेंट बाय द मेडिकल मॉडल। कल तो हमने स्टेजेस बताई थी कैसे कैसे हैं, सिम्टम्स देखे, उसके बाद थेरेपेटिक ट्रीटमेंट दोगे, फिर सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दोगे मतलब रेस्टोरेशन करोगे, फिर रीवैल्यूएशन करोगे, और फिर रीवैल्यूएशन थेरेपेटिक, फिर रीवैल्यूएशन सिम्टोमेटिक। इस तरीके से फेजेस थी ट्रीटमेंट की। करना क्या है उसके अंदर, वो ये है, ये इंपॉर्टेंट। तो ये ए बी सी डी ई और दो और है नेक्स्ट स्लाइड में, एफ एंड जी। एफ और जी में तो रेस्टोरेशन होता है, डेफिनेटिव रेस्टोरेशन। ठीक है, यहाँ पे ए टू ई वो चीजें हैं जो बैक्टीरिया को या माइक्रो डिसबायोटिक माइक्रोबायोम जो है उसको कंट्रोल करना है। तो पहले लिमिट कैरियोजेनिक सबस्ट्रेट। लिमिट कैरियोजेनिक सबस्ट्रेट मतलब कि अगर कोई बार बार सुक्रोज ले रहा है फ्रीक्वेंट, उसको कहो या तो सुक्रोज को मील टाइम पे ही लो, खाने के टाइम पे ही लो, या फिर नो सुक्रोज, या तो सुक्रोज बिल्कुल मत लो, या फिर लो तो सिर्फ मील टाइम पे, ऐसा उसको रिकमेंडेशन करना है। ठीक है, या फिर अगर कोई पुअर क्वालिटी डाइट ले रहा है, पुअर क्वालिटी डाइट मतलब कि पिज्जा बर्गर यही खा रहा है, तो उसको बोलो कोर्स फूड खाए। ठीक है, तो ये चेंजेस करना है, लिमिट कैरियोजेनिक सबस्ट्रेट। एक तो ये कर सकते हो। दूसरा देखो, इनका रैशनल और इनकी टेक्निक्स ये सब आप पढ़ सकते हैं, मैं समझा भी सकता हूँ, पर ये मैं ऑलरेडी आपको थोड़ा थोड़ा बता चुका हूँ। मान लो अगर किसी इंडिविजुअल में ये प्रॉब्लम्स है, फ्रीक्वेंट सुक्रोज एक्सपोजर, पुअर क्वालिटी डाइट, तो आपका गोल क्या है कि आप क्या करोगे, इन दोनों को खत्म कर दोगे। इस दोनों के कैसे खत्म करोगे, आप रिड्यूस नंबर, ड्यूरेशन एंड इंटेंसिटी ऑफ एसिड अटैक्स। ठीक है, आपने के सुक्रोज का एक्सपोजर को कम कर दिया है, सिर्फ मील टाइम तक या 9 तक कर दिया, तो उससे क्या आएगा, जो एसिड प्रोडक्शन था वो कहीं ना कहीं कम हो गया। ठीक है, तो उससे क्या आएगा, जो एस म्यूटेंस है उसका जो डेवलपमेंट था वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। तो सिलेक्शन प्रेशर फॉर एस म्यूटेंस विल रिड्यूस। इसको कम करने का क्या तरीका है, आप एक डायरी बनाओ जिसमें आप एनालाइज करो पेशेंट को कि वो 3 टाइम्स ही सुक्रोज ले। ठीक है, एलिमिनेट सुक्रोज फ्रॉम बिटवीन मील स्नैक्स, मैंने कह दिया ना, सिर्फ मील टाइम पे स्नैक्स दो। substantially reduce or eliminate sucrose from meals, no sucrose। तो ये टेक्निक्स है, ये रैशनल है, और ये क्या करना है लिमिट के लिए। दूसरा है मॉडिफाइड माइक्रोफ्लोरा। मॉडिफाइड माइक्रोफ्लोरा कब करना है, अगर हाई एमएस काउंट हो या फिर लैक्टोबैसिलाई काउंट हो। अगर ज्यादा स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस हो और या लैक्टोबैसिलाई हो तो आपको क्या करने की जरूरत है, माइक्रोफ्लोरा को मॉडिफाई करनी है। और माइक्रोफ्लोरा को मॉडिफाई करने के लिए क्या करोगे, आप वही डिसबायोटिक माइक्रोबायोम को खत्म करोगे और या फिर हेल्दी माइक्रोबायोम को इंट्रोड्यूस करोगे। ठीक है, या फिर सलाइवरी फ्लो को इंक्रीज कर दोगे। तो ये कैसे हो सकता है, जो अब तक बताया था, टॉपिकल फ्लोराइड ट्रीटमेंट, प्रोबायोटिक, प्रीबायोटिक, xylitol lozenges, बैक्टीरियसिडल माउथ रिंसेस, ये सब से। डिसऑर्गेनाइज प्लाक बायोफिल्म, थर्ड है प्लाक बायोफिल्म, अगर है तो उसको डिसऑर्गेनाइज करना है। ये कैसे करोगे, ये आप क्लीनिंग से करोगे, इंटरडेंटल ब्रशिंग से करोगे, या फिर पावर टूथब्रश से करोगे, या फिर वाटर पिक है, ये जो भी है, ब्रशिंग, फ्लॉसिंग और अदर ओरल हाइजीन एड्स, ये सब डिसऑर्गेनाइज प्लाक बायोफिल्म करेंगे। ठीक है,
फिर मॉडिफाइड टूथ सरफेस। टूथ सरफेस को मॉडिफाई कैसे करोगे? टूथ सरफेस मतलब कि मान लो सपोर्ट कौन कौन सी जगह पे केरीज होने के चांसेस ज्यादा है, या तो डीप पिट एंड फिशर हो न्यूली इरप्टेड टूथ में, ठीक है, तो या फिर कोई रफ सरफेस हो, ठीक है, वहां पे केरीज होने के चांसेस ज्यादा है। तो नॉन कैविटेड लीजन या सरफेस रफलिंग जहाँ पे है वहां पे आप टूथ सरफेस को मॉडिफाई कर दो। टूथ सरफेस को मॉडिफाई करने के लिए मैंने बताया क्या कर सकते हो आप, सीलेंट लगा सकते हो, फ्लोराइड लगा सकते हो, ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते हो, सिल्वर डायमीन फ्लोराइड लगा सकते हो, सिस्टमिक फ्लोराइड, टॉपिकल फ्लोराइड, स्मूथ सरफेस में कन्वर्ट कर दो उसको, तो मॉडिफाइड टू सरफेस। फाइनली है स्टिमुलेट सलाइवा फ्लो। सलाइवा फ्लो जीरो स्टोमिक पेशेंट में केरीज बहुत ही फास्ट होता है। कल जैसे मैंने बताया था कि 3 मंथ्स के अंदर जीरो स्टोमिक पेशेंट में 3 वीक्स के अंदर केरीज होने के चांसेस हो जाते हैं। तो उन केसेस में भी आपको क्या करना है, सलाइवा फ्लो को इंक्रीज करना है, वो च्युइंगम वगैरह दो, पाइलोकार्पिन दे दो, ठीक है, इस टाइप्स में आपको करना है। तो ये मेडिकल मॉडल के हैं। तो स्टिमुलेट सलाइवा फ्लो। उसके बाद है सील ससेप्टिबल सरफेस। डीप पिट एंड फिशर है तो उनको सील करो, ठीक है, और रिस्टोर एक्टिव कैविटेटेड सरफेस। अगर एक्टिव कैविटेटेड सरफेस है जैसे डीप केरीज है तो उसमें एसडीएफ से उसको किस में कन्वर्ट करोगे, अरेस्टेड लीजन्स में, और उसके बाद आप फाइनल रेस्टोरेशन करोगे, ठीक है। तो ये दोनों रेस्टोरेटिव स्टेप्स हो गए, बाकी सारा सिर्फ बिहेवियर मॉडिफिकेशन हो गया, ठीक है। एफ और जी तो हो गया रेस्टोरेटिव, बाकी सब हो गया बिहेवियर मॉडिफिकेशन, ठीक है। तो ये मेडिकल मॉडल से ट्रीटमेंट के 7 स्टेप्स है, ये याद रखना। अब ट्रीटमेंट स्ट्रेटेजी जो हमने पढ़ी है अलग अलग टाइप की डिजीज के लिए हम बताएंगे। ये जो हमने पढ़ी है A to E F G, इसी के बेसिस पे ये ट्रीटमेंट बता रखा है कि अगर नॉर्मल टूथ है जिसमें कोई लीजन नहीं है तो कुछ रेस्टोर करने की जरूरत नहीं है, कुछ रेस्टोरेटिव ट्रीटमेंट भी नहीं करना, फॉलो अप करो 1 ईयर पे, ठीक है। हाइपोकैल्सिफाइड इनेमल है जैसा कि व्हाइट स्पॉट पे देखने को मिलता है, ठीक है। व्हाइट स्पॉट वाले लीजन में आप कोई थेरेपेटिक ट्रीटमेंट देने की जरूरत है क्या? नहीं, ये नहीं देने की जरूरत, ठीक है। नॉन हेरिडिटरी लीजन्स में कोई देने की जरूरत नहीं है। रेस्टोरेटिव ट्रीटमेंट सिर्फ एस्थेटिक होगा। जो फ्लोरोस्टिथ होते हैं उसमें अगर पेशेंट एस्थेटिक ट्रीटमेंट चाहता है तो वो इलेक्टिव एस्थेटिक दे सकते हो, आप रिस्टोर कर सकते हो, ठीक है। माइल्ड हाइपोकैल्सिफाइड डिफेक्ट को आप मिनिमल इन्वेजिव डेंटिस्ट्री से आप इसको रिस्टोर कर सकते हो। ज्यादा फ्लोरोसिस हो तो फिर आप माइक्रोब्रेजन कर सकते हो, ठीक है। बहुत ही ज्यादा हो तो आप विनियर कर सकते हो। यही ट्रीटमेंट ऑप्शन है। फॉलोअप क्या आएगा, 1 ईयर क्लिनिकल एग्जामिनेशन। नॉन कैविटेटेड इनेमल लीजन्स ओनली, ठीक है। नॉन कैविटेटेड इनेमल लीजन मतलब कि सुपरफिशियल इनेमल पे, एक मिनट रुकना, आवाज आ रही है ना सबको? Am I audible to all of you? Yes, sir. Okay. नॉन कैविटेड इनेमल लीजन से क्या होता है, सिर्फ सुपरफिशियल रफनिंग हुई है, ठीक है। बाइट विंग रेडियोग्राफ में सिर्फ डीमिनरलाइज्ड व्हाइट स्पॉट्स दिख रहा है, ठीक है। मतलब ये क्लासिफाई करेंगे हम उसको डीमिनरलाइज्ड व्हाइट स्पॉट, और बाइट विंग रेडियोग्राफ से हम एग्जामिन करने की कोशिश करेंगे इसको। लेकिन हमें दिख रहा है नॉन कैविटेटेड इनेमल लीजन, मतलब कि डीमिनरलाइजेशन तो हो रखा है बट कैविटी नहीं बनी है। तो उसमें हम टेक्निक्स कौन सी करेंगे, A to E, जो बिहेवियर मॉडिफिकेशन की हमने अभी लास्ट डिस्कस की थी, सलाइवा फ्लो इन करने की, प्लाक बायोफिल्म हटाने की, या माइक्रो सुक्रोज को खत्म करने की, जो भी हमने पढ़ी थी A to E, हमें सिर्फ वो करनी है, ठीक है। अगर कोई पिट एंड फिशर्स डिफेक्टिव हैं तो उनको सील कर दो, और फॉलोअप कितने में करोगे, 3 मंथ में, ठीक है। एस म्यूटेंस टेस्ट करोगे, प्रोग्रेशन ऑफ व्हाइट लीजन हो रहा है, प्रेजेंस ऑफ कैविटेशन है, इन सब चीजों के लिए आप उसको इवेलुएट करोगे हर 3 महीने पे। ये आपके ट्रीटमेंट ऑप्शन रहेगा। तो मैं ये क्यों बता रहा हूँ ट्रीटमेंट स्ट्रेटजी, हो सकता है कल को आपको एक क्लिनिकल केस दे दें एग्जाम में कि ऐसे ऐसे एक पेशेंट है, उसको मॉडरेट रिस्क में रखा गया है और उसमें नॉन कैविटेटेड इनेमल लीजन दिए हैं, तो आप इनमें से कौन कौन सा ट्रीटमेंट इसमें करोगे। तो ट्रीटमेंट ऑप्शन कौन कौन सा आएगा,
A to E वाला सिर्फ बिहेवियर मॉडिफिकेशन करना है, रेस्टोरेटिव में सिर्फ सील डिफेक्टिव पिट सीलिंग करने हैं, डेफिनेटिव रेस्टोरेटिव नहीं करना है, F एंड G नहीं आएगा इसमें। फॉलोअप कितना आएगा, 3 मंथ में आएगा, और आप ये बाकी बैक्टीरिया वगैरह के टेस्ट वगैरह करोगे, ठीक है। पॉसिबल कैविटेटेड लीजन्स, एक्टिव केरीज प्रेजेंस है, तो उसमें क्या करोगे, बाइट विंग रेडियोग्राफ तो इंडिकेट है, ठीक है। A to E तो थेरापेटिक ट्रीटमेंट में आएगा, और F और G जो है रेस्टोरेशन और सीलेंट, डेफिनेटिव रेस्टोरेशन भी आएंगी और सीलेंट भी, दोनों अप्लाई करेंगे। हर 3 महीने में इवेलुएट करोगे, इवेलुएट फॉर म्यूटेंस काउंट, प्रोग्रेशन ऑफ व्हाइट स्पॉट, प्रेजेंस ऑफ न्यू केरीज एंड पल्प का रिस्पॉन्स, कहीं सेंसिटिविटी वगैरह तो डेवलप नहीं हो गई है, ये सब। अगर इनएक्टिव केरीज है, नो नॉट एक्टिव, तो उसमें क्या करोगे आप, थेरापेटिक देने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इलेक्टिव ट्रीटमेंट है एस्थेटिक्स के लिए, उसको रिस्टोर करोगे, और 1 ईयर क्लिनिकल एग्जामिनेशन है। तो इनएक्टिव केरीज है, नो एक्टिव और नॉन कैविटेटेड लीजन्स है, उसमें कोई ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं है। तो ये ट्रीटमेंट स्ट्रेटेजीज है। ये ट्रीटमेंट स्ट्रेटेजी क्यों पढ़नी है, क्योंकि ये एग्जाम में हो सकता है आपको क्लिनिकल केस के रूप में दे दें, और फिर आपसे पूछ लें कि कौन सी चीज करनी है, कौन सी नहीं करनी है। ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप लिखना चाहते हैं तो इसको लिख सकते हैं, बाकी ये सब स्टेटमेंट में मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। अब ये एक फ्लोराइड, जैसे फ्लोराइड तो हम पीसीडी में पढ़ते हैं, बट स्टेटमेंट में भी ये टेबल डाल रखी है, तो मैं आपको एक क्वेश्चन तो यही आ सकता है, डिफरेंट टाइप के फ्लोराइड की डिलीवरी की मॉडलिटी क्या होती है, पब्लिक वाटर सप्लाई, सेल्फ एप्लीकेशन हो सकता है, अगर आप लो डोज के डेली फ्रीक्वेंसीज डेली माउथ रिंस करो तो वो होता है 0.05 कंसंट्रेशन, हाई पोटेंसी बट लो फ्रीक्वेंसी मतलब वीकली 1 टाइम अगर माउथ रिंस करो तो वो कितने कंसंट्रेशन में करते हो, 0.2%। ये दोनों एमसीक्यू आते हैं और ये हम पीसीडी में पढ़ते हैं, ठीक है। लो डोज हाई फ्रीक्वेंसी रिंस, उसमें कितना फ्लोराइड होता है, 0.05%। हाई पोटेंसी लो फ्रीक्वेंसी रिंस, इसमें कितना फ्लोराइड होता है, 0.2% होता है, ठीक है। फिर फ्लोराइडेटेड टूथपेस्ट होते हैं। अब फ्लोराइडेटेड टूथपेस्ट में कितना कंसंट्रेशन का पीपीएम होता है, 1000 टू 1450, जो हम मॉडरेट में यूज करते हैं, मॉडरेट रिस्क में। लेकिन हाई रिस्क पेशेंट में अगर आप फ्लोराइडेटेड टूथपेस्ट यूज कर रहे हो तो कितना होना चाहिए, 5000 पीपीएम। ये एमसीक्यू आ सकता है, ठीक है। और क्या है, एसीएफ एपीएफ 1.23% सेमी एनुअली अप्लाई करते हैं, और ये क्या है, फ्लोराइड वार्निश जो अप्लाई करते हैं। इसके अंदर कितना फ्लोराइड होता है, 12300 ppm। फिर सोडियम 2% सोडियम फ्लोराइड, 5% सोडियम फ्लोराइड, 8% स्टेनस फ्लोराइड, सिल्वर डाइअमीन फ्लोराइड 38%। कितना परसेंट होता है, 38%। इसमें पीपीएम कितना होता है फ्लोराइड का, 44800। यहाँ पे कितना होता है, यहाँ पे कितना होता है, यहाँ पे, ये सब आपको पता, ये सब पोटेंशियल एमसीक्यूज हैं जो आपको कभी भी किसी भी एग्जाम में आ सकते हैं, कि बताओ इसके अंदर कितना फ्लोराइड कंसंट्रेशन होता है, कितना परसेंट फ्लोराइड मेथड ऑफ डिलीवरी होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। सिल्वर डाइअमीन कितना, 38% अप्लाई करना है, कंसंट्रेशन कितना है, 44800, ठीक है। अब इनमें से सबसे ज्यादा केरीज रिडक्शन कौन शो करता है, मैं सिल्वर डाइअमीन फ्लोराइड तो अभी ऐड किया गया इसलिए इसको इंक्लूड नहीं करेंगे, इससे ऊपर के जितने भी फ्लोराइड एप्लीकेशन वाले मेथड है, इनमें से सबसे ज्यादा केरीज रिडक्शन शो किससे होता है, पब्लिक वाटर सप्लाई, क्योंकि पब्लिक वाटर सप्लाई तो हर कोई पीता ही रहता है, ठीक है। तो 50 to 60% केरीज रिडक्शन होता है पब्लिक वाटर सप्लाई से, ये याद करना, ठीक है। सिल्वर डाइअमीन फ्लोराइड 96% केरीज अरेस्ट करता है और 70% केरीज प्रिवेंशन करता है, ये भी एक डेटा है जो आप याद कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद पब्लिक वाटर सप्लाई के बाद जो नेक्स्ट है कारगर काम है, वो कौन से, फ्लोराइड वार्निशेस या फ्लोराइड की जो कोटिंग लगाई जाती है, वो टॉपिकल जो फ्लोराइड लगाया जाता है वो केरीज रिडक्शन में काम करता है। तो इस तरीके से ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। इनमें कितने कितने फ्लोराइड की कंसंट्रेशन होती है, ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। क्लियर है, सबको समझ में आया। नेक्स्ट
एक मिनट, पहले ये लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अगर किसी को लिखनी है ये वैल्यूज, फिर हम नेक्स्ट चलेंगे। Which is not a preventing caries management technique? ठीक है, अब इनमें से कौन सा ऐसा है विच इज नॉट अ प्रिवेंटिव केरीज मैनेजमेंट टेक्निक? केरीज को मैनेज करने के लिए प्रिवेंटिव टेक्निक कौन सी नहीं है इनमें से? अल्टरिंग पैथोजन मेटाबॉलिज्म, लिमिटिंग पैथोजन ग्रोथ, डिक्रीजिंग बायोफिल्म पीएच, इंक्रीजिंग रेजिस्टेंस ऑफ टूथ। तो आपको देखो, पैथोजन का मेटाबॉलिज्म चेंज कर देते हैं, यस, क्योंकि वो किल करना है हमें। लिमिटिंग पैथोजन ग्रोथ, यस, हमें खत्म करना है। इंक्रीजिंग रेजिस्टेंस ऑफ टूथ, बिल्कुल। डिक्रीजिंग बायोफिल्म पीएच, नहीं, इंक्रीजिंग बायोफिल्म पीएच। ठीक है, तो ये सब प्रिवेंटिव टेक्निक होती है अगर ये इंक्रीजिंग बायोफिल्म पीएच होता है। ठीक है, तो ये इसका इस तरीके से आंसर क्रैक करना है। At a concentration of 12,000 ppm used in topical fluoride, which additional effect is seen? ठीक है, सबसे पहले तो 12,000 ppm वाला कौन सा है फ्लोराइड? फ्लोराइड वार्निश। ठीक है, at a concentration of 12,000 ppm used in topical fluoride, which additional effect is seen? Remineralization of cavitated lesion, increased salivary stimulation, altering tooth anatomy, direct toxicity to some oral microorganism। तो मेरे ख्याल से मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट शायद यही है, 1200 ppm से ज्यादा ये डायरेक्ट टॉक्सिसिटी टू सम माइक्रोऑर्गेनिज्म, ये इसका एडेड एडवांटेज होता है। ये डायरेक्ट लाइन है इसमें से, स्टडवर्ड में से, वहां से। ये बाकी तो नॉर्मल होता ही है, हर फ्लोराइड्स होता है, लेकिन जब ये 1200 ppm से 12,000 ppm से ज्यादा यूज करते हैं तो it will cause direct toxicity to some microorganisms. Caries reduction percentage seen by systemic public water fluoride is, मैंने बताया 50 to 60%। जैसे अब यहाँ पे है, preventive treatment methods are designed to limit tooth demineralization caused by cariogenic bacteria, preventing cavitated lesion. These methods are limiting pathogen growth or altering metabolism, increasing resistance of tooth, and increasing biofilm pH. पहले क्वेश्चन का आंसर। Second, at very high concentration, fluoride can directly toxic to some oral microorganism, including S mutants. ये भी बिल्कुल ठीक है। Fluoride dentifrices 20% caries reduction, self application वाले का 30 to 40% reduction, professional application 40 to 50% reduction, public water supply 50 to 60% reduction in caries. Important, very important। ठीक है। By which technique xylitol help in caries reduction? ठीक है, तो मैंने क्या बताया था, ये डिसबायोटिक माइक्रोबायोम को खत्म करता है। ठीक है, it is resistant to fermentation by S mutant, yes, it is 5 carbon natural sugar। ठीक है, it alter metabolic pathway of S mutant, yes, it may enhance remineralization, yes, D, all of the above, I guess। ये सारे काम करता है, इन सारे काम करता है, क्योंकि डिसबायोटिक इसको ये कर रहा है ना, इसलिए। फिर देन आता है प्रोबायोटिक्स रिड्यूस डेंटाइनल केरीज बाय। प्रोबायोटिक क्या करते हैं? compete with cariogenic bacteria। प्रोबायोटिक क्या करते हैं? compete with cariogenic bacteria। There is also some suggestion that xylitol may enhance remineralization। ये statement true है, and help to arrest dentinal caries also। Probiotic compete with cariogenic bacteria and do not allow them to grow। Next question है Cambra stands for। ठीक है, तो कैम्ब्रा किसके लिए स्टेज, इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका है केरीज मैनेजमेंट बाय रिस्क असेसमेंट। कैम्ब्रा का फुल फॉर्म क्या है? केरीज मैनेजमेंट बाय रिस्क असेसमेंट। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है ना? लास्ट फिर ये क्वेश्चन है सीसीपी एसीपी हेल्प इन केरीज रिडक्शन बाय पोटेंशियली। मैंने अभी बताया था सीसीपी एसीपी क्या है। सीसीपी का फुल फॉर्म होता है कैजीन फॉस्फोपेप्टाइड।
ACP का होता है अमोर्फस कैल्शियम फॉस्फेट। तो ये CCP ACP कंटेनिंग जो होता है इसका ब्रांड नेम है टूथमूस। ठीक है, ये अप्लाई करते हैं। इट हेल्प इन कैरीज रिडक्शन बाय पोटेंशियली, इनमें से ये क्या करता है, रीमिनरलाइजिंग टूथ स्ट्रक्चर करता है। ठीक है, क्या करेगा, रीमिनरलाइजिंग टूथ स्ट्रक्चर, ये इसका मेन पर्पस होता है, बाकी और भी होता है। ठीक है, तो ये इसी के साथ आपका ये जो टॉपिक था केरीज मैनेजमेंट, ये पूरा कंप्लीट हो गया है। अब आपको ये बड़ा इजी हो जाएगा, इस टॉपिक से कोई भी न्यू क्वेश्चन आएगा वो सॉल्व करना इतना डिटेल में पढ़ने के बाद। ठीक है, आई होप अब आप इसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। जो कल नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाना है वो आप प्लीज मुझे अभी ग्रुप पे डिस्कस, मतलब आपस में डिस्कस करके कल ग्रुप पे बता देना कि प्रायोरिटी पे आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना बेटर रहेगा। अगर आप नहीं बताओगे तो मेरी तरफ से कल मैं आपको पढ़ाऊंगा इंस्ट्रूमेंट्स, ऑपरेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑपरेटिव इंस्ट्रूमेंट, इसीलिए इसको अंडरस्टैंड करना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो इसी के साथ आज की क्लास एंड हो गई। कोई भी डाउट्स हो तो बता दीजिएगा, कोई अगर समझने में कोई दिक्कत आई हो तो वो भी बता दीजिएगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ो। गुड नाइट फॉर टुडे।